नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की इस मैराथन में हम एनआईओएस का डी ट्रिपल एस पी पीआरटी के लिए एनआईओएस का ब्लॉक नंबर 501 देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये मैराथन में हमने इसमें देखो 501 में हमारे 3 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक है? 3 ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। तो साथियों, हमने ब्लॉक नंबर 1 ना पहले ही देख लिया था। ठीक है, अब हमारे ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 रह रहे हैं। ठीक है, तो जो ये आज हम ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 इसमें ख़त्म करेंगे। ब्लॉक नंबर 1 हमारा पहले ही हो चुका था। ठीक है, वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया प्लेलिस्ट का। ठीक है, इस मैराथन में हम आपको पूरा का पूरा 501 ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं कहाँ करवा रखा है मैंने। देखो ये राम कि ये जो वीडियो है ना, दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से ये वीडियो है। और इसमें देखो जो भी यूनिट आती है ब्लॉक 1 की यहाँ पे लिख रखी है। और पूरा हमने 2 घंटे में इसको पूरा करा दिया है। ठीक है, और बाकी की वीडियो आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराने का हमने वादा किया है। ठीक है, अब कई बच्चों के भाई पीडीएफ के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि सबसे ज़्यादा कमेंट जो मेरे को मिल रहे हैं वो हमारे नोट्स की पीडीएफ के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा है। साथियों, हमने कंटेंट बहुत मेहनत से और बहुत रिसर्च करके बनाया है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा कंटेंट सिर्फ एनआईओएस से नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एनआईओएस कवर नहीं किया है, मैंने उसमें एनसीईआरटी भी कवर किया है। एनसीईआरटी के प्लस में इग्नू का भी मटेरियल हमारे कंटेंट में है। ठीक है, तो भाई बहुत रिसर्च करके हमने कंटेंट बनाया है। ठीक है, और मिसलेनियस टॉपिक्स भी बहुत हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे कि एक आधा मिसलेनियस टॉपिक मैं बताता हूँ जो मैं आगे की आने वाली वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने भाई जेंडर स्कीमा थ्योरी कभी पढ़ी है? जेंडर स्कीमा थ्योरी। ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी से आपका क्वेश्चन आया था कि 7 मार्च 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा कंटेंट हमने पहले ही अपडेट कर दिया भाई अपने नोट्स को। ठीक है भाई, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, अब सबसे बड़ी क्वेरी है कि हम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। देखो, एक तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दिया है, दे दिया है। और जो भी भाई टेलीग्राम चलाता है वो क्या करेगा, या फिर लिंक के थ्रू आप उसका नहीं खुलता है तो टेलीग्राम पे जाएगा। और टेलीग्राम पे देखो बड़े बड़े अक्षर में सर्च कर दियो ए स्टडी स्टोमलेटर। मैं जूम करके ही बता देता हूँ। दे हमारा यूट्यूब चैनल है। और भाई किसी को भी नोट्स लेने हैं ना तो आप यहाँ से वो कर सकते हो, एक बार डेमो देख सकते हो। ये 501 ब्लॉक है ना जो हमने करवा रखा है, हम ना पूरा का पूरा अपलोड कर दिया भाई। सारी यूनिट 501 ब्लॉक की सारी यूनिट वो कर दी है। ठीक है, 501 ब्लॉक की ब्लॉक 1 की पूरी जितने भी ये 3 यूनिट है ना वह सारी की सारी आपको दे दी है, ताकि आप एक बार देख सके, कंपेयर कर सके। आपको फर्क हमारी सबसे पहली पहली यूनिट से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें जो कि एनआईएस में नहीं है पर हमारे नोट्स में है। ठीक है भाई, और भाई देखो ये नोट्स का डेमो है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस ग्रुप में हाय का मैसेज कर दो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा भाई, मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आप इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप जाके हाय का मैसेज कर देना है या फिर कुछ भी मैसेज कर देना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आप उसमें क्या हो जाना, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और भाई हमारी ये प्लेलिस्ट है जो चल रही है, आप इसमें भी जाके जो एक बार देख सकते हो कि देखो हमने लर्निंग का टॉपिक कितना बड़ा करवाया है। लर्निंग का टॉपिक देखो 2 घंटे 40 मिनट का यो है और 1 घंटा 42 मिनट का यो है। तो यो मान लो आपका लगभग हमने 4.5 घंटे हमने सिर्फ लर्निंग का टॉपिक करवाया है। लर्निंग का टॉपिक वही, क्योंकि सारी थ्योरी होगी, मिसलेनियस हो गया, लर्निंग का जो भी इग्नू में दे रखा था एनसीईआरटी में पूरा का पूरा करवाया है। आप जाके इनको देखो एक बार देखो। और देखो भैया हमारी सबसे फिलहाल तक जो सबसे ज्यादा पसंद करने वाली वीडियो है ऑल थ्योरीज वाली वीडियो है। ये तो बहुत पहले का स्क्रीनशॉट है। अब आप इस पे जाके व्यूज देख सकते हो कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देख लिया और कितना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, अब मैं अपने कंटेंट की तरफ चलता हूँ और शुरू करते हैं भाई अपनी इस मैराथन क्लास को। देखो भाई, आज हम ब्लॉक नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 पहले ही पढ़ रखा है, उसका लिंक मैंने दे रखा है नीचे। एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इन द
कंटेम्पररी कंटेक्स्ट 1। ठीक है, तो यूनिट 5 क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर छठी यूनिट भी यूई के ऊपर है। ठीक है, मतलब इसका पार्ट 2, और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो एसएससी सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और यूनिट 7 प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूईई। ठीक है, तो भाई साथियों, जो सा भी भाई नया है चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, क्योंकि सबसे अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं भाई। सब्सक्राइब कर लो भाई जो भी चैनल पे नया है। ठीक है, और आपको ये, अगर आपको ये हमारी वीडियो मिल गई है तो आप ये समझ लेना कि आप बहुत लकी आदमी हैं, क्योंकि ऐसे कम समय में इस तरीके का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेड़ देते हैं भाई, पेड़ देते हैं सब कुछ। अगर बड़े बड़े आप चैनल देखोगे तो आपको पेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हम पेड नहीं देते, सिर्फ पेड हमारे नोट्स होते हैं, और ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, ये सेम टू सेम नोट्स है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। चलो भाई आगे देखेंगे कि यूनिट 5 स्ट्रेटजीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। भाई साक्षरशालाएं महाराष्ट्र में 2001 के समय में, महाराष्ट्र में 2001 में 6 मंथ की क्लासेज चलाई जाती थी, जिन्हें साक्षरशालाएं कहते थे। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये चलाई जाती थी, और इन क्लासेस को सेकेंडरी सेमेस्टर स्कूल भी कहा जाता था। विशेष तौर पर गन्ना मजदूरों के लिए, किन के लिए? गन्ना मजदूरों के लिए ये चलाई जाती थी। 2001 में शुरू की गई थी। साक्षरशालाएं कहाँ शुरू की गई थी प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। अक्टूबर से मार्च तक है, कितने महीने तक की ये क्लास होती थी? 6 महीने तक की ये क्लास होती थी। ठीक है, अब देखते हैं जो कि स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी मेनली क्लासिफाइड इन फॉलोइंग लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स है? और ये आपको पहले से ही पता होगा कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है भाई, वह एलिमेंट्री एजुकेशन को हम, जो ये प्राइमरी एजुकेशन वाली है, और ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन ये आपकी भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली है। ठीक है, अब देखेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 3 भागों में बांट रखी है। एक तो प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल। प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो कि अपनी नर्सरी होती है। आगे भाई प्राइमरी स्कूल जो पहली से लेकर 5वीं तक 6 साल तक 11 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं। अपर प्राइमरी 6वीं से लेकर 8वीं तक की, और 11 से 14, और इनको टोटल मिला के बोले तो इसी को ही एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन 15 से लेकर 16 साल तक के बच्चे होते हैं, जिसमें 9वीं 10वीं, और फिर 17 से लेकर 18 साल तक के बच्चे 11वीं 12वीं में होते हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। इसका लक्ष्य क्या भाई? भाई एक्सेस देना, एनरोलमेंट देना सभी को शिक्षा के लिए। अटेंडेंस और रिटेंशन, अटेंडेंस और रिटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब कि भाई बच्चे स्कूल में, रिटेंशन और उनको बनाए रखना, बच्चों को बनाए रखना स्कूल में, ताकि वे ड्रॉप आउट ना करे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है भाई, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए भाई यूपी में एक बेसिक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1993 में लाई गई थी। कब लाई गई थी प्यारे साथियों? 1993 में लाई गई थी भाई। वर्ल्ड बैंक की मदद से फॉर ऑल एजुकेशन प्रोजेक्ट, बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया भाई। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, यूपी एजुकेशन बोर्ड बनाया गया। इसके तहत 1993 में क्या बनाया गया? यूपी एजुकेशन बोर्ड बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1993 में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे देखते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ, जेंडर एंड कास्ट इक्विटी, सभी को शैक्षणिक अवसर मिले, सभी को शैक्षणिक अवसर मिले, ये चीजें थी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या रणनीतियां थी? राज्य व जिला स्तर पर एक संगठन बनाया गया जो करिकुलम बुक्स रिव्यू करे तथा अध्यापक सर्विस में है उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि वे बच्चों को प्रेरित करें। डिप्यूट जिले, डिप्यूट मतलब पिछड़े और जिले में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया गया। 10 जिलों में इसकी टाइम लिमिट 5 साल रखी, मतलब यह 10 जिला में चलाएगी शुरुआत में, और 5 साल इसकी टाइम लिमिट रखी। 2023 में इसका विस्तार 17 जिलों में कर दिया गया भाई, 2017 जिलों में कर दिया गया। आगे बिहार एजुकेशन पॉलिसी, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए यह प्रोजेक्ट यूपी के बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट को ही सौंपा गया भाई। नोवा बिहार में भी यो किसको सौंपा गया? यूपी के बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट को ही यह सौंपा गया।
टारगेट क्या था, SC ST की वर्ग की महिला तथा पिछड़े वर्ग को शिक्षा देना। ऑब्जेक्टिव जो कि यूपी की बेसिक एजुकेशन पॉलिसी पर थीम था। कब आई थी यूपी वाली, 1993 में आई थी। क्या स्ट्रेटजी थी भाई, स्ट्रेटजी इसमें क्या थी, मतलब कि 12,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासरूम बने, 16,000 एक्स्ट्रा टीचर की भर्ती की जाए, इनकी बाद में ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, समझ में आया भाई। आगे चलेंगे भाई। महिला समाख्या पर बल, महिलाओं को मंच प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई थी। एक्टिविटीज कौन क्या क्या चलाई गई थी भाई, एक्टिविटीज थी, पंजीयन अभियान चलाया गया, ग्रामीण पुस्तकालय खोले गए, NGO के माध्यम से गैर औपचारिक शिक्षा दी गई, टीचर ट्रेनिंग दी गई। प्रोजेक्ट 12 जिलों में, यूपी में शुरुआत में 10 जिलों में, बिहार में ये 12 जिलों में चलाया गया। भाई लोक जम्बिस वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक जम्बिस अभियान। भाई लोक जम्बिस क्या है, सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। लोक जम्बिस अभियान को लोक आ रहा है ना, तो इसे लोक अभियान भी कहा जाता है। 1992 में राजस्थान गवर्नमेंट ने सिडा की सहायता से, सिडा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से चलाया था, राजस्थान में चलाया गया था मेरे भाई 1992 में। कब बना था, 1992 में। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे भाई। आगे चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई इसके, 2000 तक एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, EFA का लक्ष्य को पूरा करना था। फीमेल एजुकेशन पर जोर दिया गया था, जो भी 15 से लेकर 35 वर्ष के लोग हैं ना, उनकी लिटरेसी को सुधारना था, उनकी मेरे भाई लिटरेसी को सुधारना था। ठीक है, कितने की लिटरेसी को, 15 से लेकर जो 35 वर्ष तक के लोग हैं उनकी लिटरेसी को संभालना था। 1992 में आया था राजस्थान गवर्नमेंट में, और सिडा की सहायता से, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से यह चलाया गया था। क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी भाई, लोकजम इसमें बॉटम लेवल पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, मतलब निचले स्तर पर एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। मतलब कि इसमें क्या था भाई, क्या क्या रणनीतियां थी, भवन निर्माण समिति का निर्माण करना कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति और खंड व शिक्षा प्रबंधन समिति होनी चाहिए जो कि स्कूल की देख रेख करे, खंड संचालक समिति। ठीक है, एक तो भवन निर्माण समिति हो, ग्राम शिक्षा समिति हो, खंड स्तर प्रबंधन समिति हो और खंड संचालक समिति का सहयोग से। ठीक है, 5 ब्लॉक में ट्रायल बेसिस पर चलाया गया था। अध्यापिका मंच बनाया गया, महिलाओं की भागीदारी के लिए अध्यापिका मंच, रेगुलर मीटिंग ताकि पिछले कार्य का रिव्यू हो सके, तो अगले महीने की योजना बनाई जा सके। ठीक है, अगर प्रवेश उत्सव मनाया गया क्योंकि बच्चों का नामांकन करना था, तो प्रवेश उत्सव मनाया गया भाई शिक्षक कर्मी प्रोजेक्ट, यो भी भाई राजस्थान सरकार ने 1981 में सीडा की सहायता से चलाया था। 1981 में भाई सीडा की सहायता से चलाया था भाई। इसमें क्या था, इसमें क्या था, क्यों आया था, क्योंकि टीचर्स का अभाव था। जहां शिक्षा कर्मी, अभी आपको समझ में आएगा शिक्षा कर्मी होते क्या हैं। जहां सिंगल टीचर स्कूल है वहां प्राइमरी टीचर तथा साथ ही कर्मी के रूप में 2 लोकल निवासी अपॉइंट किए जाते थे, और ये जो 2 लोकल निवासी थे उन्हें शिक्षा कर्मी कहा जाता था। शिक्षा कर्मी को बाद में ट्रेनिंग, ताकि वे भी बाद में अध्यापक बन सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्यों था कि गांव के लोकल आदमी क्यों लिया जाया करते, क्योंकि भाई मान ले कोई बच्चा, एक तो ड्रॉप आउट की समस्या को कम करना था। मान ले भाई उस एरिया के बच्चों का ज्ञान उनके 2 लोकल आदमियां नहीं होगा, अगर वह बच्चे क्यों नहीं आए वो उनके घर को भी जानते हैं, पर एक टीचर नहीं जानता, क्योंकि टीचर अपॉइंट हो गया आता है और वो बाहर से आता है तो उसको नहीं पता होता। इसलिए ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने के लिए शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, और एक तो शिक्षकों की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए भी शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, ठीक है भाई। आगे स्ट्रेटजीज, सिडा के द्वारा मॉनिटरिंग कमीशन बनाया गया जो बाई एनुअल साल में 2 बार रिपोर्ट प्रगति बताता था। समुदाय की भागीदारी बढ़ाई थी, लैंगिक संवेदनशीलता को समर्थन किया था भाई। एक्टिविटीज क्या थी भाई इसमें शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट में भाई डे सेंटर चला करते, शिक्षा कर्मियों द्वारा पढ़ाए जाते थे भाई डे सेंटर। परिहार पाठशाला रात के समय चलती थी। महिला प्रकाशन केंद्र, महिला शिक्षा कर्मियों की प्रगति, इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया गया था। इसमें क्या है, एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 14 वर्ष की आयु तक जनजातीय या रेगिस्तान ब्लॉक में 60% बच्चों को शारीरिक निरोग्यता से पीड़ित है भाई। अब भाई महाराष्ट्र में कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, महाराष्ट्र में क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए देते। ठीक है भाई, सोशल डिप्रूड
चिल्ड्रन जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए 10वीं क्लास में स्कॉलरशिप विजिफा चलाया गया भाई। फ्री ड्रैग्स और बुक्स दी गई, बोर्डिंग हाउस हॉस्टल बनाए गए, एनसीईआरटी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज बोर्ड जो SC ST के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात छात्रवृत्ति प्रदान करता था, ठीक है, उसका प्रावधान किया गया, ठीक है। उपस्थिति भत्ता दिया गया, ठीक है। आश्रम विद्यालय खोले गए, बुक एंड बैंक स्कीम हुई। ये मेरे को सारे को एक एक करके देखेंगे भाई। अलाउंस फॉर अटेंडेंस, भाई अटेंडेंस के लिए अलाउंस दिया गया। मान ले पहले ही चलेगा 5वीं तक के जो SC ST के गर्ल्स होया कर देना, 1 रुपया पर डे, 1 रुपया पर एक दिन में, मतलब मान ले 80% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए थी, 75% अटेंडेंस। तो दिल्ली के हिसाब से लड़कियों को 1 रुपया दिया जाया करता, 1 रुपया, ठीक है। आगे स्कीम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या स्कीम चलाई गई थी महाराष्ट्र में, अहिल्याबाई होलकर स्कीम, या भी ट्रैवल अलाउंस दिया जाया करता, ट्रैवल स्कीम थी 1997 में। अहिल्याबाई होलकर स्कीम कब आई थी? 1997 में अहिल्याबाई होलकर स्कीम आई थी भाई। क्या थी भाई? 1997 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई जिनकी उपस्थिति वर्ष में 75% कार्य दिवस होगी भाई, 75% कार्य दिवस होगी भाई। मातृ प्रबंधन परियोजना, मातृ प्रबंधन परियोजना मैटरनल अलाइनमेंट प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं को बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के विषय में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। मतलब कि बच्चों की माता को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम था माता प्रबंधन परियोजना भाई। आर्मी स्कूल चलाए गए भाई। महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए आर्मी स्कूल चलाए गए। लड़कियों के लिए सरकार ने पहला आर्मी स्कूल नासिक के बोर में खोला भाई। भाई कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि लड़कियों के लिए पहला आर्मी स्कूल नासिक के बोर में खोला गया था, नासिक के बोर में खोला गया था। निवासी विद्यालय, जो लड़कियां दूर स्थानों से आती हैं उनके लिए हॉस्टल खोले गए प्यारे साथियों, ठीक है। एक स्कीम आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, अहिल्याबाई होलकर स्कीम आई थी जो कि ट्रैवल स्कीम थी। जिन लड़कियों की 75% अटेंडेंस होती थी उनको फ्री ट्रैवल मिला करता, ठीक है। फिर भाई क्या किया गया? फिर भाई अपने कुछ प्रोजेक्ट आए थे जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास थे भाई, EWS थे ना, जो छात्र जिनकी इनकम थोड़ी थी, स्कॉलरशिप 1978 में 1997 में अहिल्याबाई होलकर स्कीम, 1978 में छात्र को 70 रुपए प्रति माह दिया जाया करता, और बल्कि छात्रा को 80 रुपए 10 रुपए फालतू मिला करते भाई। न्यूट्रिशन डाइट, पोषण आहार 1995 में मिड डे मील के तहत भाई न्यूट्रिशन डाइट दी गई। सावित्रीबाई फुले स्कीम आई भाई 1993 में, योजना चलाई गई जिसके तहत कोई भी सक्षम व्यक्ति बालिका का अभिभावक बन स्कूल के माध्यम से शिक्षा दिला सकता है। मतलब कि कोई भी जो भी अमीर है, जिसके पास पैसा है भाई, वो बच्चों को गोद ले सकता है, ऐसे गोद नहीं, मतलब कि उनकी शिक्षा का खर्चा खुद उठाना, इस प्रकार की स्कीम थी भाई। 1993 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में बेसिक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। अरे प्यारे साथियों याद रखेंगे इस चीज को। और 1997 में अहिल्याबाई होलकर स्कीम आई थी, अभी पढ़ा था, ठीक है। आगे चलेंगे, बुक बैंक स्कीम भी आई थी। बुक बैंक स्कीम मतलब कि बुकों के खर्चे को कम करना। मतलब अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो वो आप खुद नहीं लोगे, उसे स्कूल में जमा करोगे और आपके आगे आने वाले बच्चे उनको पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट फॉर रिमोट एरियाज इन बाय महाराष्ट्र, भाई रिमोट एरियाज के लिए क्या प्रोजेक्ट चलाया गया? पोषण आहार स्कीम 1970 में, पोषण आहार का क्या बढ़ाना था? 70, तो याद रखेंगे 1970 में। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक बच्चों को संतुलित आहार देना। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी व बालवाड़ी चलाई गई थी भाई। 1970 में भाई क्या आई थी? पोषक आहार स्कीम आई थी। वो पोषक आहार स्कीम 1970 में आई थी, ठीक है। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आश्रमशालाएं चलाई गई थी। जनजातीय विकास निदेशालय ने इस योजना का कार्यान्वयन किया था भाई। आश्रमशालाएं महाराष्ट्र में चलाई गई थी प्यारे साथियों। और बात करेंगे किसके लिए भाई? जनजातीय विकास के लिए, जनजातीय विकास के लिए याद रखेंगे। किसके लिए? मेरे भाई थोड़ा सा टाइम रह रहा है, फूक दो बिल्कुल आप रगड़ दो पूरे सिलेबस ने, ठीक। तो बार बार पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है भाई, खींच का चालो मीटर ने, ठीक है। जनजातीय विकास के लिए भाई, जनजातीय विकास के लिए आश्रमशालाएं, जनजातीय विकास के लिए आश्रमशालाएं। और ये
पहली से लेकर 10वीं क्लास तक की होती थी, ठीक है। पहली से लेकर चौथी तक बेसिक आश्रमशाला होती थी, पहली से लेकर चौथी तक बेसिक आश्रमशाला होती, और परा बेसिक आश्रमशाला चौथी से 10वीं तक होती थी। परा बेसिक आश्रमशाला चौथी से 10वीं तक होती थी। भाई एक बार ये बताओ कि मेरे जैसा कंटेंट को यूट्यूब पर कोई दे रहा है या नहीं, मैं बताओ एक बार, ठीक है। हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट है, बेस्ट में ये बात कहता हूँ, चाहे कितने बड़े चैनल हो, चाहे उनके कितने भी सब्सक्राइबर हो, पर फ्री में आपको ये कंटेंट कोई भी नहीं दे रहा होगा। सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, NIOS की एक PDF खोली और स्मार्ट बोर्ड में उससे पढ़ाना चालू। ऐसे नहीं होती पढ़ाई भाई, ठीक है। चीज़ें तभी समझ में आती है जब उसके अच्छे हैंड रिटन नोट्स और एक रिसर्च करके बनाई जाए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी और तभी सिलेक्शन की ओर आप बढ़ोगे, ठीक है। आपका सिर्फ एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और बेल आइकन दबा दो, और क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और आप 2x पे देखो वीडियो और खत्म कर दो सिलेबस को, ठीक है। और भाई जिसको नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया था कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका, ठीक है भाई। मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये नोट्स 1 तारीख के बाद 600 रुपये के हो जाएंगे भाई, इतने 400 रुपया के हैं, घने महंगे नोट्स नहीं है, ठीक है। 400 रुपये तो आप ऐसा ही उड़ा देते हो, अरे इतने महंगे नोट्स नहीं है, 400 रुपये की किताब भी नहीं आती बाजार में, तो यह बात देख लो। और ये रिसर्च करके बनाए हो गए नोट्स है, ऐसे वैसे नहीं है कि सीधा चेप दिया, ठीक है। प्यारे साथियों, ध्यान से और बिल्कुल नोट्स बैच में अगर आपको ज्वाइन होना हो तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे जाके डिस्कशन ग्रुप में हाय बोलते हो तो मैं आपको सीधा कांटेक्ट कर लूंगा और आपको पर्सनली गाइडेंस भी दूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे मेरे भाई, विद्या निकेतन जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह एक नई योजना थी जिसे 1981 में बनाया गया था भाई। विद्या निकेतन कब बनाया गया था, 1981 में आई थी, ठीक है। मतलब इसमें क्या था, इसमें 1 या 2 जिलों में खोले गए थे विद्या निकेतन। किसके लिए थे भाई, जो जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चे ना, जनजातियों में प्रतिभाशाली बच्चे बिल्कुल थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे ना, उनके लिए खोली गई थी। 1981 में यह 1 या 2 जिलों में खोला गया था। इस प्रकार के प्रत्येक संस्था में आदिवासी बच्चों के लिए 10 सीटों का प्रावधान था भाई। कितने सीटों का, 10 सीटों का प्रावधान किया था विद्या निकेतन में मेरे भाई। आगे चलेंगे, चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट, यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1982 में लाई थी, 1982 में लाई थी, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट 1982 में लाई थी, चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट 1982 में लाई थी। मतलब सुंदर व रोचक तस्वीरें पुस्तकें फ्री में दी जाती थी, ठीक है, रोचक पुष्टि थी, ठीक है। विद्यालय के बाहर बच्चों के लिए परियोजनाएं क्या थी, सेतु स्कूल चलाया गया। ड्रॉप आउट बच्चों को पहले 45 दिन का अलग से प्रशिक्षण, बाद में रेगुलर स्कूल में भेजा जाता था। इसमें क्या था, सेतु स्कूल मतलब जो कि ड्रॉप आउट बच्चे हैं, किन्हीं कारणों के से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनको एक बार मुख्य धारा में लाने के लिए 45 दिन का एक ब्रिज कोर्स करवाया जाया करता, ठीक है। आगे चलेंगे, इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आया था। इसमें क्या था, जो बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर रेगुलर स्कूल में भर्ती करना, ठीक है। मतलब कि बच्चों को भाई, जो भी बच्चे बाल श्रम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको दूर करके उनको स्कूलों में भेजना और छात्रवृत्ति प्रदान करना। साक्षरशाला आपने बताया कि 2001 में अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये चलाई जाती थी। सेकंड सेमेस्टर स्कूल इन्हें कहा जाता था, ठीक है भाई। 6 महीने की होती थी, ये चलाई गई थी भाई। गन्ना मजदूरों के लिए चलाई गई थी, शुरुआत में यह चीज़ पड़ी थी भाई। उसके बाद वस्ती शाला चलाई गई थी, पहाड़ी एरियो में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं होता था, इन बच्चों को 1 से 4 क्लास, पहली से चौथी क्लास तक का सिलेबस सिखाया जाता था। यह बस्ती विद्यालय कहलाता था। और एक बस्ती विद्यालय चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती थी, क्या क्या चीजें जरूरी होती थी बस्ती शाला विद्यालय चलाने के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत के पास कम से कम 15 बच्चों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर 15 बच्चे हों तो आप बस्ती शाला चला सकते थे। ग्राम शिक्षा समिति योग्य अध्यापकों का प्रबंधन करती है और तथा इन्हें ट्रेनिंग देती थी। डाइट इन्हें क्या करती थी, ट्रेनिंग देती थी, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रोजेक्ट फॉर स्पेशल टारगेट ग्रुप्स भाई, जैसे कि प्रोजेक्ट फॉर चिल्ड्रन विद देवदासीज भाई, ये मंदिरा में होया कर दी, जो भरतनाट्यम करा कर दिया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। भरतनाट्यम जिसे शादी कहा जाया करता, उस टाइम पर देवदासी प्रथा थी भाई। देवदासी प्रथा क्या होया करती पुराने जमाने में, कि एक कोई भी अपने घर में एक कन्या छोड़ दिया करते, वह पूरे
पूरे मंदिर की सेवा करा करती। बाद में इस चीज़ ने क्या का रूप ले लिया कि जो पुजारी हुआ करते उनका बालिकाओं का भाई फायदा उठाने लगे थे। ठीक है, फिर वह वेश्यावृत्ति में बढ़ चुकी थी भाई, प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी। जैसे देवदासी को क्या किया गया था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भाई प्रोजेक्ट फॉर चिल्ड्रन देवदासी के लिए आया गया था। ठीक है, समझ में बाकी उनके लिए भैया अटेंडेंस अलाउंस, पोषक आहार, बुक स्कीम, ये सारी की सारी जो स्कीम थी ना, उनके लिए भी यह की गई। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है देवदासी वाली। आगे चलेंगे, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए क्या किए गए थे, चलते फिरते विद्यालय, उपचारी शिक्षा, कैन बता डायग्नोस्टिक एजुकेशन, पार्ट टाइम शिक्षा, वोकेशनल व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया भाई। ठीक है भाई, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए भाई महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल स्कूल खोल लेते भाई। और 1985 में, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1985 में मुंबई में पहला मूक बधिर स्कूल खोला गया था। मुंबई में पहला मूक बधिर स्कूल खोला गया था, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, ये भैया आयुष शर्मा NIOS हैंड रिटन नोट्स, आप इन्हें जाके ले सकते हैं भाई टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम पे चाहिए, टेलीग्राम पे हमारा क्या है, लिंक दिया गया है। एक बार मैं बता देता हूँ, दोबारा फिर से बता देता हूँ कि बार बार आपको क्वेरी ना हो। देखो भाई, देखो ये अथरा भाई जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अब देखो भाई क्या है भाई, जैसे कि आप टेलीग्राम, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ये ऐसा चैनल खुल के आ जाएगा, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको सबसे पहले इस पे ज्वाइन हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाना है। अब देखो इसमें देखो, एक तो हमने डेमो के तौर पर ये नोट्स दे दिए हैं, और नीचे इसका नीचे अगर आपको नोट्स लेने तो लिंक भी दे दिया है, इस पर आपको टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आप एक डिस्कशन ग्रुप में खुल जाएंगे। वहाँ पे आपको मैसेज कर देना DSSBPRT नोट्स, DSSBPRT नोट्स, या फिर हाई का मैसेज, कुछ भी आपको मैसेज कर देना है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। ठीक है, और आपको जो भी नोट्स चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो भाई फिलहाल एक चीज और बता देते हैं कि कौन कौन से नोट्स फिलहाल हमारे पास हैं। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कट कर दूं कि पूरे के पूरे नोट्स, कति बिल्कुल पूरे के पूरे नोट्स तैयार नहीं है, पर जैसा कि हम मैराथन लेते जा रहे हैं, साथ साथ में नोट्स आपके तैयार भी होते जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ। देखो भाई, देखो जैसे कि हमारा 501 ब्लॉक है भाई, 501 ब्लॉक के पूरे है भाई, 502 ब्लॉक के बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है, 503 ब्लॉक के बिल्कुल पूरे हैं, 504 ब्लॉक के बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है, 504 ब्लॉक के बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है, और मेरे भाई 506 ब्लॉक, 506 ब्लॉक के बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है, EVS के भी पूरे हैं। ठीक है, EVS का कौन सा ब्लॉक है भाई, EVS का मेरे को ब्लॉक नंबर याद नहीं रहा फिलहाल। EVS के बिल्कुल पूरे हैं भाई, सोशल साइंस के बिल्कुल पूरे हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे ब्लॉक है, बस रह किसके रहे हैं, रह किसके रहे हैं मैं बता देता हूँ। वर्क एजुकेशन का, वर्क एजुकेशन का, आर्ट एजुकेशन का, वर्क आर्ट एजुकेशन का, और फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का, बस ये चीज है। हाँ भाई, और एक और इंक्लूसिव एजुकेशन के बिल्कुल पूरे यार भाई, सबसे बेस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, जिस पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया, इंक्लूसिव एजुकेशन के नोट्स बनाने में टाइम लगाया है। बहुत गजब के नोट्स है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, ये भाई जो भी बच्चा स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करा उसके लिए भी बेस्ट सब। ठीक है, और भाई ये सारे बस ये 2-3 रह रहे हैं, और सारे नोट्स तैयार हैं। अगर आप नोट्स बैच में ज्वाइन हो गए तो 3-4 दिन में आपको ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी और जब पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैंने टाइम दिया था। अगर कोई पहले भी लेता तो उसके लिए भैया 400 रुपए के हैं, 400 रुपए के हैं। बाद में भाई स्क्रीन का प्राइस 600 रुपये हो जाएगा भाई, 600 रुपये हो जाएगा सारे नोट्स का प्राइस। मैं पहले आपको सीधा क्लियर कट जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर आगे अगर आप लोगे तो मैं आपको 600 रुपये में मैं बिल्कुल आपको कम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको पहले ऑफर दे रहा हूं। अगर आपने किसी ने नोट्स पढ़ने हैं तो आपको 400 रुपए के मिलेंगे। और आपको देखो इतनी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपको इतना यकीन तो हो गया है कि हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। चलो भाई, आप पढ़ेंगे भाई DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट है भाई। ये प्रोजेक्ट 1995 में स्टार्ट हुआ था, और 1995 में एक और स्कीम स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील का इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यह परियोजना थी, वर्ल्ड बैंक की मदद से 5 स्टेट में चलाई गई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से 5 स्टेट में चलाई गई थी। और भाई देखो, यूपी का बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से, पर राजस्थान में जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था और लोग जब इस प्रोजेक्ट था वो सिडा की सहायता से चलाया गया था। ठीक है,
हर स्टेट में 5 जिले चुनने थे भाई, हर स्टेट ने अपने 5 जिले चुनने थे। उन 5 जिलों को चुनने का क्या क्राइटेरिया था कि वह सर्वाधिक पिछड़े, वुमेन एजुकेशन जिनमें कम हो, लेकिन जिन जिलों में साक्षरता अभियान में रुचि ले रहे थे, लेकिन जिन जिलों में साक्षरता अभियान में रुचि ले रहे थे, ठीक है, वह जिले जो साक्षरता अभियान में रुचि ले रहे थे वह लेने हैं, वुमेन एजुकेशन कम हो वो जिला लेना, और पिछड़े और जिले लेने हैं। डीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट 1995 में आया था। कब आया था प्यारे साथियों? 1995 में आया था, 1995 में आया था। मतलब इनमें क्या था भाई, किन के लिए था? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन देनी थी, 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 100% पंजीयन की अवधारणा इसमें लाई गई थी कि बच्चों को हमें 100% एडमिशन करवाना भाई। MLLM कब आया था? 2015 में आया था भाई, ठीक है। ये बिल्कुल शुरू वाली यूनिट के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे मैंने बताई थी। कंट्रोल और ड्रॉप आउट, कंट्रोल करना है ड्रॉप आउट पर, मतलब कि बच्चे स्कूल को बीच में न छोड़े। अध्यापकों और समाज की क्षमता का निर्माण करना है। अधिकतम विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी। विकेंद्रीकरण क्या होता है? मतलब कि जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे कि विलेज पंचायत होगी, विलेज एजुकेशन कमेटी होगी भाई, और भाई वुमेन एजुकेशन एसोसिएशन होगी, और पेरेंट टीचर एसोसिएशन होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है भाई, उनके पास शक्तियों का बंटवारा करना। ऐसा नहीं करना कि सारी शक्ति किसी एक के पास हो। इससे इसके विकेंद्रीकरण में, शिक्षा के विकेंद्रीकरण में क्या आएगी? थोड़ी सी मुसीबत आएगी, ठीक है, अगर हमारा केंद्रीकरण हो गया। आगे चलेंगे भाई, मेन कंपोनेंट्स क्या भाई? सोशल वर्क से नए विद्यालय का निर्माण करना जिसमें कम से कम 2 कक्षा और 1 बरामदा हो। नए कमरे जोड़ना, जहां पहले से पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा चल रही है उनमें नए कमरे जोड़ना, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, शौचालय, विद्यालय की मरम्मत, अध्यापकों के लिए आवास और महिला हॉस्टलों का निर्माण करना। कार्यक्रम कौन से चलाए गए थे? अल्टरनेटिव अप्रोच चलाई गई थी। अल्टरनेटिव अप्रोच, डे स्कूल चलाए थे, डे स्कूल चलाए थे, इवनिंग स्कूल चलाए थे, ठीक है। एकांतर अल्टरनेटिव अप्रोच चलाई थी, डे स्कूल चलाए थे, इवनिंग स्कूल चलाए थे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या था भाई? मैनेजमेंट कौन करा करता? मैनेजमेंट करा करता डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको डीईओ बोलते हैं, डीओ इसका मैनेजमेंट किया करता था। आगे चलेंगे, स्कूल मैपिंग, स्कूल मैपिंग और माइक्रो लेवल प्लानिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैपिंग क्या है? स्कूल मैपिंग क्या है? एनरोलमेंट में आने वाली बाधाओं को ओवरकम करना तथा समुदाय की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना था। देखो कंसेप्ट मैपिंग क्या था? सॉरी, कंसेप्ट नहीं, स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग से भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है उन कारणों का पता लगाया जाता था। आगे चलेंगे, स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज क्या थी भाई? एक्सेसिबिलिटी देनी थी एजुकेशन की, एजुकेशन फॉर ट्राइबल एंड कोस्टल पीपल, ठीक है भाई। जो भाई ट्राइबल पीपल के लिए और जो भाई बिल्कुल हाशिए पर लोग है ना, उनके लिए एजुकेशन। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मतलब कि क्या थी? पंचायत मॉनिटरिंग रूम बनाना भाई, पंचायत मॉनिटरिंग रूम बनाना, पंचायत अवगाड़, ठीक है। पंचायत मॉनिटरिंग रूम का मतलब कि शिक्षा के सही ढंग से चल रही है उसका मॉनिटर कौन करेगी? पंचायत करेगी, ठीक है। रिसर्च एंड इवेल्युएशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, भाई जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पहचान करना, और भाई अपना फोकस करना गर्ल एजुकेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एमआईएस किसके तहत था भाई? डीपीईपी के तहत था, 1995 में स्कीम आई थी, ठीक है। एमआईएस क्या था? मैनेजमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। सभी डीपीईपी के जिला केंद्रों में कंप्यूटर एंड डायल ऐप की आपूर्ति तथा कंप्यूटर प्रोग्रामरों की नियुक्ति भाई। एमआईएस के तहत कंप्यूटर प्रोग्रामों की नियुक्ति की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेवल मेरे प्यारे साथियों, यूनिट 6 को बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है, सॉरी यूनिट 5 को खत्म कर दिया है, यूनिट 6 पे आ चुके हैं, और इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस यूनिट में हम स्पेशली देखने वाले सर्व शिक्षा अभियान को देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था। उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि थी। पंचायती राज संस्थाएं, एसएमसी, विलेज एजुकेशन और पेरेंट टीचर एसोसिएशन को इन्वॉल्व करना था, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या थे भाई? सेंटर प्लस लोकल गवर्नमेंट की सहायता से चलाया गया था। पीपीपी को अवसर मिला था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि इसमें सरकार की भागीदारी नहीं थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने भी भाग लिया था, जैसे कि एनजीओज ने, ठीक है, एनजीओज ने भी भाग लिया था। एम्स क्या था भाई?
एम्स देख लेते हैं, इसके एम्स क्या थे। एम्स थे भाई 6 से लेकर 14 वर्ष को एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक का लक्ष्य लिया था, ठीक है। और भाई टू एंश्योर ऑल चिल्ड्रन आर इन स्कूल, एजुकेशन गारंटी सेंटर बनाए थे, एजुकेशन गारंटी सेंटर बनाए थे, अल्टरनेट स्कूल बनाए गए थे, ठीक है। बैक टू स्कूल कैंप चलाया गया था, बैक टू स्कूल कैंप भाई 2003 तक का, 2003 में चलाया गया था। और भाई रिवाइज 2005 तक का इसका लक्ष्य लिया गया था, ठीक है। देखो भाई जो यह स्कीम चलाई गई थी, इस स्कीम को फंडिंग किस प्रकार होती थी भाई। भाई यह स्कीम भाई 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्कीम क्या थी। फिलहाल इस स्कीम जो यह स्कीम है इसकी भागीदारी सेंटर 50% रुपया देगी और स्टेट भी 50%। वर्तमान में यह पहले क्या थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट 85% भागीदारी थी और स्टेट गवर्नमेंट की 15। दूसरी में क्या होगी, 75-25 होगी। दूसरी में 75 सेंटर से और 25 स्टेट से। और वर्तमान में कितनी है भाई, 50%। वर्तमान में कितनी इसकी 50% है। आगे देखेंगे भाई मौजूद योजनाओं का एकीकरण किया गया, ठीक है। नौवीं योजना के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन की मौजूदा योजनाएं राष्ट्रीय बाल भवन और एनसीईटी को छोड़कर सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सारी सर्व शिक्षा अभियान के तहत आ गई थी। ट्रांसफर ऑफ फंड, सभी धनराशियां जो स्कूल और अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर और टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट के लिए उपयोग की जाती थी उन्हें निम्नलिखित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। मतलब कि ये सारे जो भी फंड आवे है उन्हें कौन कंट्रोल करेगा, विलेज एजुकेशन कमेटी, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम पंचायत उसको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। स्कॉलरशिप एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट प्लान के तहत जारी करेगा। मतलब जो स्कॉलरशिप है या यूनिफॉर्म का वो है, वो सारा का सारा स्टेट पर डिपेंड होगा। एसएससी प्रोग्राम के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि एसएससी प्रोग्राम के तहत वित्त पोषित नहीं जाएगा। स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट अपने खर्चे पर करेगा, एसएससी के तहत नहीं होगा, ठीक है। भाई कौन कौन से इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाए गए थे। भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट है AIE चलाया गया था एसएससी के तहत, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। इसमें क्या था, यह आसिए और वंचित समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई थी, खासकर ट्राइबल और कोस्टल क्षेत्रों में। समझ में आया भाई। सिविल वर्क्स का अपना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, मतलब कि बुनियादी ढांचा तैयार करना था। क्या करना था, बुनियादी ढांचा तैयार करना था। और बजट का 33% हिस्सा सिविल वर्क्स में ही खर्च होना था, मतलब कि क्लासरूम बनाने में खर्च होना था। इनोवेटिव एक्टिविटी जैसे कि ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की शुरुआत की गई, गर्ल एजुकेशन की शुरुआत की गई, SC/ST एजुकेशन की और कंप्यूटर एजुकेशन को भी शामिल किया गया। रिसर्च और इवैल्यूएशन, स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग के प्रावधान किए गए ताकि घरेलू डाटा अपडेट किया जा सके। महिला साक्षरता कम वाले जिलों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया भाई। जिनमें महिला साक्षरता कम थी उनमें किसका गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। भाई देखो एसएससी जब आया था उसके तहत ग्रांट किस प्रकार था, प्रत्येक स्कूल को 2000 रुपए अनुदान किया जाएगा और 2000 में से 1000 रुपए पुस्तकालय सुविधाओं पर, 1000 रुपए स्कूल की सजावट के लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। भाई TLM के लिए टीचर को 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपए। टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी मेरे भाई। डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू की सहायता से SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एसएससी के तहत, ठीक है भाई। मिड डे मील प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। मिड डे मील प्रोग्राम अब इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1995 को नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें भाई 4 उद्देश्य थे भाई। के 4 उद्देश्य के थे भाई। देखो बालक के अगर दे पहले भाई मिड डे मील जब नहीं था तब बालक ना रिसेस हुआ करती उनकी, और खाने के उसते स्कूल में बात जाया करते, फिर आया ना करते। तो सबसे भाई इंक्रीज एनरोलमेंट बनाने का उद्देश्य था, एक्सेस करना एजुकेशन के लिए। अगर जब बच्चे भूखे रहेंगे तो उनका दिमाग क्यों कर चलेगा, जैसे मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। रिटेंशन ऑफ एनरोलमेंट चिल्ड्रन, भाई जो एनरोल कर चुके हैं स्कूल में उनको बनाए रखना। इंप्रूवमेंट इन लर्निंग इन अचीवमेंट, भाई लर्निंग अचीवमेंट में क्या करना, इंप्रूवमेंट करना। इसके 4 ऑब्जेक्टिव थे, एक्सेस टू एजुकेशन, इंक्रीज एनरोलमेंट, रिटेंशन ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग अचीवमेंट मेरे भाई, ठीक है। आई समझ में भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाबा की ज्यादा करो, खींच दो मीटर भाई, खींच दो।
भाई मिड डे मील योजना का विकास किस प्रकार हुआ, देखते हैं मिड डे मील योजना का विकास। योजना की शुरुआत 80% उपस्थिति वाले छात्रों की प्रति माह 3 kg साल में 10 महीने दिया जाता था, इसे सूखा राशन कहते थे। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिड डे मील जब 1995 में आया उनको दिया जाता था जिनकी 80% अटेंडेंस थी, और उन 10 महीना तक 3 किलो गेहूं मिला करते जिन्हें सूखा राशन बोला जाता था। पर जून 2002 में सरकार ने सूखा राशन की जगह पका हुआ भोजन देने का निर्णय लिया, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया। 28 नवंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, प्रत्येक छात्र को 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाए। ठीक है, यह भोजन साल में कम से कम 200 दिनों तक दिया जाएगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी का क्या योगदान रहा था भाई, डॉक्टर एमजी रामचंद्रन का नाम आता है। तमिलनाडु में 10वीं तक छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ मध्याह्न भोजन की शुरुआत सबसे पहले की थी भाई रामचंद्रन ने। किसने दी थी? रामचंद्रन ने। ठीक है, और यह कब की थी मेरे भाई? यह बात की थी 1925 की बात है, ये 1925 की बात है। कब की बात है? 1925 की बात है, ये 1925 की बात। फिर पुदुचेरी ने 1930 में, पुदुचेरी ने 1930 में सभी स्कूलों में भोजन देने की शुरुआत कर दी, जो इस दिशा में पहला कदम था। 1925 में सर्वप्रथम डॉक्टर एमजी रामचंद्रन ने करी थी। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। गुजरात ने 1980 के दशक में इस योजना को लागू किया। केरला ने 1995 में पका हुआ भोजन देने की शुरुआत की थी। 2004 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम राज्यों को भोजन पकाने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था भाई। ये भाई देखो, भोजन पकाने खातर भी कुछ चीज चाहिएगी, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाया गया, क्योंकि भोजन पकाने खातर मिनिमम सहायता दी जाए। 2005 तक यह योजना लगभग सभी राज्यों में लागू हो चुकी थी, जिससे यह यूनिवर्सल कार्यक्रम बन गया। ठीक है भाई, देखो भाई, कमेंट करो भाई, नोट्स किसे है भाई। सबसे पहले ये बताओ कि हमारा कंटेंट, हमारे नोट्स कैसे हैं, नोट्स कैसे हैं आप कमेंट करो। और जो भी आपको, जिस चीज की भी आपको क्लास चाहिए उसको भी बताइए कि हमें इस टॉपिक की क्लास चाहिए, हमें जीके की क्लास चाहिए, हमें इंग्लिश की क्लास चाहिए, हमें हिंदी की क्लास चाहिए। ठीक है भाई, देखो मैराथन में क्लास एक हिंदी की जरूर लेके आऊंगा, हिंदी, जिसमें मैं 2 क्लास में हिंदी कंप्लीट करने की कोशिश में करूंगा। 2 क्लास में आपको पूरी हिंदी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल डीप तरीके से हिंदी में करा दूंगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखो भाई, थोड़ा सा जो अभी स्टूडेंट नए हैं, एक बार फिर से उनको नोट्स के बारे में बता दिया जाए। देखो प्यारे साथियों, हम कंप्लीट थ्योरी आपको करा रहे हैं और आपको इनके नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स कैसे ले सकते हो उस चीज को देखो। हमारे पास नोट्स तैयार हैं, 501 ब्लॉक तैयार है, 502 ब्लॉक तैयार है, 503 ब्लॉक तैयार है, 504 ब्लॉक तैयार है, 506 ब्लॉक तैयार है। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी तैयार है, मैथ्स पेडागोजी तैयार है, ईवीएस पेडागोजी और साइंस पेडागोजी तैयार है। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस तैयार है, और मेरे भाई इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार है। कौन कौन से चीज रह रही है वह बताता हूं, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, बस, और स्कूल व कम्युनिटी वाला ये चीज रह रही है, और वो भी 3-4 दिन में आपको मिल जाएंगी। हमने नोट्स बैच चालू किया है। ठीक है, जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं उनके बिल्कुल बहुत साफ सुथरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से पहले आपको 400 रुपए के ये पड़ेंगे भाई, और उसके बाद आपको 600 रुपए, बिल्कुल 600 रुपए उनका प्राइस होने वाला है। 600 रुपए उनका प्राइस होने वाला है। अगर प्यारे साथियों, अगर आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे नोट्स, आयुष शर्मा के नोट्स पढ़ो, जिससे आपको 100% फायदा होगा। मिसलेनियस टॉपिक कवर किए गए हैं, एनसीईआरटी को कवर किया गया है, एनसीईआरटी के साथ साथ इग्नू को कवर किया गया है, इग्नू बीएड की किताबों को, और एनआईएस तो है ही, और भाई पीवाईक्यू बेस्ड मिसलेनियस टॉपिक्स को भी हमने शामिल कर लिया भाई, आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब कैसे लोगे इस नोट्सों को, एक बार मैं बता देता हूं नोट्सों को आपको लेना कैसे है। ठीक है भाई प्यारे साथियों, देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है ए स्टडी स्टिमुलेटर। अगर आपको किसी को लिंक ओपन करने में परेशानी होती है तो आप सीधे अपने टेलीग्राम ऐप पे जाइए, ऊपर सर्च का बटन होगा, सर्च कीजिए बड़े बड़े अक्षरों में ए स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, आपको चैनल मिलेगा, ज्वाइन हो जाना है, और यहाँ पे आप डेमो देख सकते हो कि कैसे हैं, और वैसे आप वीडियो में डेमो देख ही रहे होगे। और यहाँ पे हमारा लिंक दिया गया, हमारे क्या दिया गया प्यारे साथियों, लिंक दिया गया है। यहाँ पे जाके आपको लिख देना DSSB नोट्स, मैं खुद मैसेज करूंगा, खुद आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप ले सकते हो इस प्रकार से। चलो भाई, अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूईई। ठीक है भाई,
भाई प्लानिंग कैसे करनी है, हमें प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो सारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, किसी एक के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा किस किस के पास, विलेज एजुकेशन कमेटी के पास, विलेज पंचायत के पास, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास, ठीक है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ, ठीक है, इनको क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात यही लिखी हुई है, ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक, आगे चलेंगे। प्राइमरी एजुकेशन के विकेंद्रीकरण का विचार, विकेंद्रीकरण का विचार कहाँ पे किया गया था, 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया था कि शिक्षा के ऊपर जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, मतलब कि उसको लागू करने के लिए सभी के पास शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। माइक्रो प्लानिंग के बारे में बात की थी प्लान ऑफ एक्शन ने, माइक्रो प्लानिंग के बारे में बात किसने की थी, प्लान ऑफ एक्शन 1992 में की थी। 73वां अमेंडमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की बातें करता है भाई। एक स्कीम आई थी, आईसीडीएस स्कीम आई थी भाई, आईसीडीएस स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, 0 से लेकर 6 साल तक की थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर 6 साल तक की 1975 में आई थी भाई। लोकल कम्युनिटी की भागीदारी रही थी, ठीक है। और भाई ये हमारे प्यारे प्यारे नोट्स है भाई, जो कि आयुष सलमान एनआईओएस नोट्स 100% आपको कवरेज मिलेगी। डीएसएसबी केवीएस पीआरटी के लिए हैंड रिटन बहुत बढ़िया नोट्स आपके तैयार किए गए हैं। अब देखेंगे कि लोकल कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन से हैं। पंचायती राज संस्थाएं हैं भाई, लोकल कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेट जो कि अपना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में भाग लेते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विलेज एजुकेशन कमेटी है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, मदर टीचर एसोसिएशन है, टीएडीसी ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, टीएडीसी है, ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है। ठीक है भाई। आगे प्लानिंग एट माइक्रो लेवल प्लान्स, ठीक है, प्लानिंग कैसे करेंगे माइक्रो लेवल्स पे। सबसे पहले आवश्यकताओं का पता लगाना लोकल्स की, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आवश्यकताओं का पता लगाना, लोकल्स की क्या आवश्यकताएं हैं, अवेलेबल रिसोर्स उत्पन्न कराना, जैसे कि मटेरियल इनपुट्स, कोऑपरेटिव एक्शन, क्रिएशन ऑफ माइक्रो रिसोर्स, प्रिपरेशन ऑफ विलेज प्लान, प्रिपरेशन ऑफ विलेज प्लान, अवेलेबल रिसोर्स का ध्यान रखकर। सबसे पहले क्या भाई ये देखना, अगर हमने प्लानिंग करनी है माइक्रो लेवल पे, सबसे पहले हमें लोकल्स की भागीदारी होनी चाहिए, लोकल्स की भागीदारी होनी चाहिए, उनका आवश्यकताओं का पता लगाना, फिर उनको रिसोर्स उत्पन्न करना, ठीक है, रिसोर्स उत्पन्न करना अवेलेबल रिसोर्स को ध्यान में रखकर, ठीक है। माइक्रो प्लानिंग कैसे होगी, एक्टिव सपोर्ट और एक्टिव कोऑपरेशन लोकल्स पीपल का होना चाहिए, आवश्यकताओं और अवेलेबल रिसोर्स का पता लगाना। समझ में आई भाई। भाई कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए 6 स्टेप है, ठीक है। अगर देखो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए अगर हमें प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना है तो कम्युनिटी का इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, और इसको इन्वॉल्व करने के लिए 6 स्टेप है। कौन कौन से, जो हमारे लोकल कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे कि वीईसी, एसएमसी, मदर टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, टीएडीसी, ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनके लिए वर्कशॉप चलाना, कैंपेन चलाना, जैसे कि मीना अभियान, माँ बेटी, प्रभात फेरी, नामांकन, शिशु मेला, ये सारे के सारे आगे आने वाली यूनिट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मीना अभियान यूपी में चलाया गया था, बालिकाओं शिक्षाओं से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आई बात। तो भाई इनके लिए एक वर्कशॉप तैयार करना, वर्कशॉप तैयार करना। और भाई कोर प्लानिंग टीम का गठन करना, कोर प्लानिंग टीम का क्षमता निर्माण करना, इंटरवेंशन करने के लिए मुद्दों की पहचान करना, डाटा इकट्ठा करना, डाटा की रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ डाटा और माइक्रो प्लानिंग की एक्सरसाइज करना, ठीक है मेरे भाई। आप देखेंगे भाई रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या होता है भाई देखो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्या होगा यार, आपका कॉमन सेंस है कि भाई डिस्ट्रिक्ट का जो पूरी के एजुकेशन का देख रेख करे भाई, जो भी उन नीड है बच्चा नीड है, स्कूल की नीड है भाई। मान लिया स्कूल में टीचर की कमी होगी तो अपनी ऊपर वाली अथॉरिटी तो बताएगा भाई स्कूल में टीचर कम है, जो भी सुविधाएं हैं उनको कम करना भाई, जो भी डिसेबल है उनके नामांकन को सुनिश्चित करना मेरे भाई। यही तो है भाई, यही देखना, जैसे कि एसएमसी का गठन करना भाई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना, ठीक है। ये सारी चीजें भाई ये किसमें आती है, ये डीईओ के काम है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये कॉमन सेंस से आपको पता है, ठीक। ये देखो ये बिल्कुल आसान चीजें, देखो कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना, ठीक है, शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, पढ़ाई का स्तर देखना, टीएलएम उपलब्ध कराना, गर्ल्स व सीडब्ल्यूएसएन के लिए, ये सारी यार ये कोई पढ़ने की चीज है क्या, ये आपको पता है ऐसी चीजें, तो ये पढ़ने की चीजें नहीं होती।
नोट्स में पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लेना, रोक रोक के देख लेना, ठीक है। कोई ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये आपको पता है। इतने टाइम में ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो हो लिया काम। देखो, हाँ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशियल एंड स्कूल मैपिंग। मैंने बताया था कि स्कूल मैपिंग का मतलब है कि उन बच्चे के उन कारणों का पता लगाना कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे अलग अलग मोहल्लों से एक स्कूल में या एक मोहल्ले के बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। केवल स्कूल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बच्चों को नियमित उपस्थिति और सीखने की भागीदारी जरूरी है, सीखने की भागीदारी जरूरी है, ठीक है। स्कूल मैपिंग में होता क्या है, स्कूल मैपिंग से यह पता चलता है कि कौन से बच्चे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व लॉजिस्टिक कारणों से स्कूल नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं स्कूल आ पा रहे, उनका ये कारण है, ठीक है। यह प्रक्रिया शामिल करती है गांव में इन्वायरमेंट बिल्डिंग को। इन्वायरमेंट बिल्डिंग किसी है, इन्वायरमेंट बिल्डिंग इसे है कि बच्चों को सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस कारण स्कूल नहीं आ रही। स्कूल मैपिंग के लिए विलेज मैनेजमेंट कमेटी बनाना, समिति को ट्रेनिंग देना, गांव में स्पेशल मैप बनाना, हाउस होल्ड सर्वे करना, फाइनल मैप में बच्चों की संख्या और भाई एनरोलमेंट की स्थिति दिखाना, ठीक है। विलेज एजुकेशन रजिस्टर बनाना, मैप लोगों को दिखाकर सुझाव देना, ठीक है भाई। और भाई या स्कूल मैपिंग किसके साथ ऐसी होगी, डीआरसी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर। और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर की देख रेख कौन करता है, डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करता है, ठीक है। रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग, रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग जैसे कि डाइट होगी, डिस्ट्रिक्ट डाइट क्या होती है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ट्रेनिंग, जित भाई टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है भाई वह डाइट होती है। और डीपीपी के प्लानिंग और मैनेजमेंट यूनिट होता है, ठीक है। डाइट डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि 1995 में आया था, ठीक है। समझ में आया भाई। सीआरसी क्या होता था, पहले पढ़ा दिया था, क्लस्टर ऑफ स्कूल होता है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पे होता था, ये आपने चीज पहले पढ़ रखी है। प्यारे साथियों, आपने पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ा था, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। सरकार अकेले यूई की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकती, इसलिए एनजीओ और अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग जरूरी है। सरकार अब पहले की तुलना में अधिक ओपन है कि निजी संस्था भी यूई के पार्टनर बने, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज मिलकर एनजीओज, कॉर्पोरेट हाउस, अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करती हैं। सरकारी नीति के अनुसार सभी स्तरों पर एनजीओ के साथ पार्टनरशिप बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे एनजीओ का चयन किया जाता है जो पहले से डे केयर सेंटर चला रहे हो भाई, बालवाड़ीज चला रहे हो, चौराहा स्कूल चला रहे हो, ऐसे एनजीओ को टारगेट किया जाता है। एनजीओ के साथ पार्टनरशिप 3 तरीके से होती है, एक डायरेक्ट फंडिंग से, एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशन से, और एक विलेज एजुकेशन कमेटीज द्वारा। डायरेक्ट फंडिंग दे दी। रिसोर्स इंस्टीट्यूशन एनजीओ को क्या देते हैं भाई, फंडिंग देते हैं भाई, ठीक है। विलेज एजुकेशन कमेटी, कोई भी विलेज की कमेटी है किसी एनजीओ का दौरा जाओगी और उसका डायरेक्ट फंडिंग देगी, और एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन वो फिर वो एनजीओ सहायता करेगा। समझ में आई, ठीक है। डायरेक्ट फंडिंग है, रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है, और विलेज एजुकेशन कमेटीज के द्वारा। समझ में आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। देखो भाई, आरटी के अंतर्गत एक एनजीओ की भूमिका क्या होती है। एनजीओ की भूमिका अवेयरनेस बढ़ाना होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना शिक्षकों की, समुदाय की और संसाधनों में, डेवलप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, रिसर्च इवेल्युएशन मॉनिटरिंग करना, इनोवेटिव पेडागोजी तैयार करना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मुख्य धारा में लाना, जेंडर कंसर्न्स पर काम करना, सीडब्ल्यूएसन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करना, एडवोकेसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, कार्यक्रमों की ट्रांसपेरेंसी और अचीवमेंट असेसमेंट सुनिश्चित करना। ये एनजीओ की भूमिका है, जो पढ़ने मात्र से आपको याद हो जाएंगी। अब देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट वर्सेस आरटी एक्ट 2009। स्कूल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी या कानून के तहत गठित या पब्लिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। स्कूल जब गठन करेंगे ना, उसकी एक सोसाइटी होती है, ठीक है। और यह एक्ट कब आया था, 1860 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में था, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। स्कूल किसी व्यक्ति समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है। अंडर फोर्थ सेक्शन 1, 2, 3 धारा में क्या है कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड वे स्कूल होते हैं जहां सरकार सहायता करती है, और अनएडेड प्राइवेट स्कूल को कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देना होगा, ठीक है।
आगे देखेंगे भाई, नेटवर्किंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी क्या है? यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमें क्या करना है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी होती है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज परफॉर्म फंक्शन, सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि वह क्षमता किसी इंस्टीट्यूशन की या फिर समाज की जो क्या करती है समस्याओं को हल करने में सहायता करती है, और जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उद्देश्य है, उनको पूरा करने की क्या होती है? वह क्षमता होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, मानव और संस्थागत क्षमता स्थापित करना। फुल फॉर्म ऑफ INTRAC, इंटरनेशनल एनजीओ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है INTRAC, इंटरनेशनल एनजीओ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। भाई ICT का क्या रोल है यूई को मैनेजमेंट करने के लिए? ICT होता क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जानकारी को क्रिएट करना, स्टोर करना, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट और यूज करने के लिए किया जाता है। स्कूल नेट क्या है? स्कूल नेट इंपॉर्टेंट है। स्कूल नेट एक ऐसा नेटवर्क है जो स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ता है और छात्रों और शिक्षकों और स्कूल प्रशासन, माता पिता और समुदाय के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ावा देता है। जिन लोगों को ICT और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तक आसान और सस्ता पहुंच है, वे अधिक भागीदारी कर सकते हैं। जिनके पास यह सुविधा नहीं है, उनके अवसर कम होते हैं और इसे डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। डिजिटल डिवाइड मतलब जिन्हें ICT का ज्ञान है, मतलब उनकी अधिक भागीदारी होगी, और ICT का कम ज्ञान है, उनको कम अवसर मिलेंगे, उनकी भागीदारी कम होगी, और इसी को ही डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। ICT के उपयोग में तीन प्रमुख ड्राइवर्स होते हैं, मतलब तीन L इनको बोलते हैं: लर्निंग, लैंग्वेज लिटरेसी, लर्निंग। लैंग्वेज लिटरेसी लर्निंग, लैंग्वेज लिटरेसी लर्निंग, लैंग्वेज लिटरेसी लर्निंग, लैंग्वेज लिटरेसी लर्निंग। इंटरनेट पर उपयोग होने वाली भाषा समझने की क्षमता, लैंग्वेज लिटरेसी। पढ़ने की संस्कृति मतलब पढ़ने वाली, लर्निंग शैक्षणिक स्तर। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग लिटरेसी। ठीक है। ICT यूज इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, टेक्स्ट बुक या टीचर्स की कमी को दूर करता है, क्योंकि बच्चे ICT की सहायता से पढ़ लेते हैं, गूगल से सर्च करके। इक्विटी इश्यू को सुलझाना, भाई टीचर्स को न्यू टीचिंग चैलेंजेस से निपटने में सहायता करता है। ठीक है। स्कूल नेट बता दिया था। स्कूल नेट एक ऐसा ICT बेस्ड ई मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है। यह स्कूल एजुकेशन सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफेक्टिव बना देता है। ठीक है। एक नेशनल स्टेट लेवल प्रोग्राम हो सकता है जिसे सरकार, NGO, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या स्कूल द्वारा संचालित किया जा सकता है। ठीक है। तो भाई प्यारे साथियों, हमने पूरा का पूरा 501 कोर्स का खत्म कर दिया है। ब्लॉक नंबर 2 हमने खत्म कर दिया है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आपने पूरी DSSBRT की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, तो जैसा कि आप हमारी क्लास देख रहे हो, हमारे नोट्स आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे फ़ायदा भी उठा रहे हैं इन चीज़ों का। अगर आपको देखो हमारे हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, देखो कुछ नोट्स हैंड रिटन है और कुछ प्रिंट है, प्रिंटेड तो एक आधे हैं। ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये हमारे जो नोट्स है ना भाई, ये भाई NIOS पे बेस्ड है, NCERT बेस्ड है, IGNOU बेस्ड है, और मिसलेनियस टॉपिक्स में बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जिससे PYQs पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई। इन नोट्स का प्राइस अभी तो 400 रुपये है भाई, अभी इनका नोट्स का प्राइस अभी 400 रुपये है, पर भाई मैं 1 तारीख तक आपको ये 400 रुपये के नोट्स दे सकता हूँ। उसके बाद में भाई इनका प्राइस भाई 600 रुपये हो जाएगा। भाई 600 रुपये में आपको ये नोट्स मिलेंगे। मैं भाई इतनी गारंटी देता हूँ, आप भाई इन नोट्स को लेकर भाई बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हो, बिल्कुल भी आप निराश नहीं होगे, कभी निराश नहीं होगे इन नोट्स को पढ़ के। आपने अभी मैराथन में देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। हमारी मैराथन लगाओ और फिर बाद में नोट्स से रिवाइज करो, आपको 100% फायदा होगा, बिल्कुल 100% फायदा होगा आपको इस चीज का। ठीक है। और मैं बता भी देता हूं कि आपको नोट्स कैसे लेने हैं। अगर आपको नोट्स लेने तो क्या करना होगा भाई, इस पे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जाके आपको
DSSS नोट्स लिख देना है और हम आपको बिल्कुल हैंड रिटन अपने बहुत प्यारे प्यारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है भाई। तो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है भाई, ठीक है, कुछ प्रिंटेड नोट्स भी है। बिल्कुल आप निराश नहीं होगे नोट्स से, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप सेटिस्फाई होगे। चलो भाई, अब हम आ चुके हैं अपनी यूनिट नंबर 8 में। यूनिट का नाम है प्रिपेयरिंग टीचर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 8.1 क्या है, पेडागोजिकल इशू एंड कंसर्न ऑफ द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी और सब स्टेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या क्या पेडागोजिकल इशू हैं, कौन कौन से, सबसे पहले देखेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी किस में भाई, जेंडर में, कास्ट में, लैंग्वेज और रिलीजन में और डिसेबिलिटी बेसिस पर। सॉल्यूशन क्या होगा, पॉलिसी से नहीं होगा इसका सॉल्यूशन, लर्निंग टास्क और पेडागोजिकल प्रैक्टिस के माध्यम से भी करना जरूरी है। पॉलिसी सुधार नहीं कर सकती, हमें अपनी पेडागोजिकल इशू पढ़ाने के तरीके में भी क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। करिकुलम डिजाइन, सभी बच्चों की डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देने वाली सामग्री जरूरी है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाता है और अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों की जरूरतें को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार का हमें कैरिकुलम बनाना चाहिए कि हर एक कल्चर के बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। वही आगे सिस्टेमेटिक रिफॉर्म्स, वर्तमान शिक्षा रोड लर्निंग को बढ़ावा देती है। क्रिएटिविटी एप्लीकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट को भी महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज हो किसी एक आदमी के हाथ में, नहीं, सभी को पावर का वितरण होना चाहिए। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब कि आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। आगे है यह विचारधारा जो शिक्षा को सोशल चेंज का माध्यम बनाती है, ठीक है, आलोचनात्मक नहीं रचनात्मक, ठीक है। छात्रों को फ्रीडम, क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव एक्शन के लिए तैयार करती है। इसमें अनलर्निंग, लर्निंग, रीलर्निंग, रिफ्लेक्शन, इवैल्यूएशन की प्रोसेस शामिल है, ठीक है। किसमें, क्रिटिकल थिंकिंग में अनलर्निंग, लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग, लर्निंग, रीलर्निंग, रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन की प्रोसेस शामिल है। अनलर्निंग क्या है, पुराने भ्रांत विश्वासों या पूर्वाग्रहों और रटे रटाए विचारों को छोड़ना। अनलर्निंग क्या है, पुराने विश्वासों, इंपॉर्टेंट चीज है, पुराने विश्वासों, पूर्वाग्रहों और रटे हुए विचारों को छोड़ना। लर्निंग, नई वैज्ञानिक और सत्य पर आधारित जानकारी अपनाना। रीलर्निंग, कुछ अवधारणाएं या सिद्धांत जो पहले सीखे गए थे उन्हें नए संदर्भ में दोबारा समझना। पुरानी समझ को नया रूप देना, अपडेट नॉलेज, वह क्या होती है, रीलर्निंग। रिफ्लेक्शन, जो कुछ सीखा है उस पर गंभीरता से विचार करना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी कुछ सीखा है उससे गंभीरता से उस पर विचार करना। इवैल्यूएशन तो आप सभी को पता है, अपनी सीखने की प्रक्रिया और समझ का आकलन करना, यह देखना कि कितना बदलाव आया है और क्या सोच में परिवर्तन आया है, वो क्या है, इवैल्यूएशन है। करिकुलम कंसर्न्स क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, करिकुलम कंसर्न्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पीस एजुकेशन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, पीस एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट तैयार करना, टॉलरेंस को बढ़ावा, ठीक है, टॉलरेंस को बढ़ावा, टॉलरेंस को नहीं, विदाउट टॉलरेंस होना चाहिए। बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर के रूप में तैयार करना और न कि केवल पैसिव स्पेक्टेटर्स के रूप में। मतलब कि भाई बच्चों में जो भी चिंता है भाई उसको दूर करना, भाई अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना सीखना बच्चों को, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है। डेमोक्रेसी एज वे ऑफ लाइफ, शिक्षा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहिए। पेडागोजिकल कंसिडरेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड और कोऑपरेटिव लर्निंग पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। टीचर्स को स्कूल सब्जेक्ट्स की गहराई से जानकारी देना। क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेमोक्रेटिक वैल्यू सोशल चेंज को समझना, ठीक है। भाई बताइए भाई हमारे ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं भाई आपको किस चीज की नीड है, किस चीज की आपको नीड है, किस चीज की नीड है वो बताइए, हम वे क्लास आपको लेके आएंगे, ठीक है। आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, आप कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। नोट्स लेने हैं तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नोट्स लीजिए और अपने पूरे सिलेबस को कवर कीजिए। मात्र ये बात बताऊं, 17 दिन रह चुके हैं पेपर के और अपनी जी जान लगा दीजिए, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्र, क्योंकि मेहनत आपके लिए 24 घंटे जारी है। ठीक है, आगे देखेंगे थ्रस्ट ऑफ एनसीएफ 2005 फॉर स्कूल एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्टेज। मतलब कि एनसीएफ 2005 में जो स्कूल एजुकेशन के लिए एलिमेंट्री स्टेज पे क्या थ्रस्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है। ठीक है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबस टेक्स्ट बुक टीचिंग प्रैक्टिस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। एनसीएफ क्या करता है भाई, एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है सिलेबस बनाने के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, टीचिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ये सारी एनसीएफ हमें बताता है। द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट एजुकेशन एज लर्निंग विदाउट बर्डन। भाई लर्निंग विदाउट बर्डन पर यह देता है। और भाई ये लर्निंग विदाउट बर्डन की सबसे पहले बात की थी यशपाल कमेटी ने 1992 में, यशपाल समिति ने। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी और 92 में भी यह बात कही गई है। ठीक है, मेन फीचर ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के में क्या फीचर है भाई, देखो इसमें सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात की गई है। ठीक है, और किसकी बात की है, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करी गई है। पर्सपेक्टिव, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए हमें एजुकेशन की, उसकी बात की गई है। करिकुलम एरियाज की, स्कूल स्टडीज की और असेसमेंट की बात की है। लर्निंग एंड नॉलेज की बात की है। ठीक है, एनसीएफ में कौन कौन से एलिमेंट है, एनसीएफ में एलिमेंट है, मेन फीचर ऑफ एलिमेंट है, हमने 5 मेन फीचर देखने को मिलते हैं। एनसीएफ 2005 में 5 मेन फीचर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, पर्सपेक्टिव, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड एनवायरमेंट, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एनवायरमेंट, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, स्कूल एंड एनवायरमेंट इन स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या है, पर्सपेक्टिव है, उसके बाद क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज है, उसके बाद है स्कूल एरिया, करिकुलम एरिया और असेसमेंट है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट है। ठीक है, न्यू थ्रस्ट कौन से है भाई, कौन कौन से है, देखो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन अप टू 14 साल तक है। भाई यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब ये होता है कि भाई जो मान लो बच्चे स्कूल में आते हैं तो यह सुनिश्चित करना कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, मतलब बच्चे स्कूल को बीच में ना छोड़े। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। ठीक है, समझ भाई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सभी बच्चों के लिए असेंशियल लर्निंग लेवल्स हासिल करना, सभी बच्चों के लिए हासिल करना असेंशियल लर्निंग। ठीक है, आपने एलिमेंट पर देना एनसीएफ के, एक बार फिर से दोहरा लो कि क्या पता ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। सबसे पहला सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स है भाई, सिस्टमैटिक रिफॉर्म से पर्सपेक्टिव हो गया, लर्निंग एंड नॉलेज हो गया, और क्या हो गया भाई, करिकुलम एरिया हो गया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट हो गया, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट हो गया। न्यू थ्रस्ट यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट हो गया, यूनिवर्सल रिटेंशन हो गया। ठीक है, न्यू थ्रस्ट कौन से, यूनिवर्सल एक्सेस करना, यूनिवर्सल रिटेंशन करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आप अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। अब देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन एड्रेस्ड इन एनसीएफ, कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन एड्रेस्ड करे जाते हैं एनसीएफ में। स्कूल का एजुकेशन पर्पज क्या होना चाहिए भाई, यो उद्देश्य को पूरा करने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये एनसीएफ में होते हैं। इन अनुभवों को मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज कैसे करें, कैसे सुनिश्चित करें उद्देश्य अकम्पलिश्ड हो रहे हैं, मतलब कि लागू हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अकम्पलिश्ड का मतलब होता है कि उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की बात कही है एनसीएफ में, कैसे कि एक तो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है, एक इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। प्री सर्विस ट्रेनिंग मतलब देखो, प्री सर्विस ट्रेनिंग जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप अपना कोर्स किया, ये भी तो एक टीचर ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। और ये होती है इन सर्विस, जब आप टीचर लग जाओगे तो आपके बाद में कुछ सेमिनार होते रहेंगे, टीचर ट्रेनिंग होगी कुछ दिनों की, वो होती है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। ठीक है भाई, प्री सर्विस वेरियस लेवल पे होती है, आपने बताया होगा 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, अब इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग का हिस्सा कौन सा, पी मोस्ट आपको याद रखना है, पी मोस्ट प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर्स, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, एक होती है भाई SOPT। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं।
ठीक है। इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग कौन कौन सी है? एक तो पीमोस्ट है, एक एसओपीटी है। एक पीमोस्ट है, एक एसओपीटी है। एक पीमोस्ट है और एक एसओपीटी है। एक पीमोस्ट है और एक एसओपीटी है। याद रहेगी ये चीजें कौन कौन सी? पीमोस्ट, ठीक है। पीमोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर्स, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेड स्कूल टीचर। और भाई एसओपीटी स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। पीमोस्ट एसओपीटी। प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है भाई? यह शिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षण होता है, 3 सत्रों में आयोजित होता है। एक प्री स्कूल एनटीटी लगते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जी पीआरटी टीजीटी लगते हैं। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन जिसमें आपके भाई पीजीटी पीएचडी आ जाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है भाई। एलिमेंट्री एजुकेटर बनने खातर तो भाई नु मान के चलो ज्यादातर राज्य में क्या भाई बर्मी है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 या 2 साल का होता है राज्य के अनुसार। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट होते हैं, एडेड होते हैं और प्राइवेट अनएडेड होते हैं। अब देखो जो सरकारी हुआ करती पहले जो एलजीबीटी का कोर्स हुआ करता भाई अपना डाइट में हुआ करता, बहुत सारी डाइट थी अपनी जो कि पहले प्राइवेट नहीं कराया करते, अब ये प्राइवेट भी कराने लग गए, ठीक है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों प्रशिक्षण देता भाई। डाइट प्री सर्विस है भाई। देखो डाइट पहले भी जब आपका कोर्स हो रहा हो वो प्री सर्विस है, इन सर्विस है। टीचर लगने के बाद बहुत सारे सेमिनार डाइट में होते हैं, ठीक है। ठीक है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग सेवा में कार्यरत शिक्षक के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। एनईपी 1986 के बाद केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई। एक तो पी मोस्ट है, ठीक है। क्या है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षकों को एमर्जिंग कंसर्न से जोड़ना, जो मुद्दों हैं जो फिलहाल के मुद्दे हैं ना उनसे जोड़ना, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होती है? 10 दिन का प्रशिक्षण होता है। प्री मोस्ट कितने दिन का होता है? 10 दिन का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। 1.8 मिलियन शिक्षकों को कवर किया गया है। 1.8 मिलियन शिक्षकों को कवर किया गया है। इंटरेक्टिव अप्रोच बनाई जाती है, ठीक है। कौन सी? इंटरेक्टिव, ठीक है। टीचर इंटरेक्ट करते हैं जो भी एमर्जिंग कंसर्न है। आगे देखेंगे भाई एसओपीटी स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। एसओपीटी प्राइमरी टीचर्स के लिए भाई प्रारंभ 1993 में किया गया था भाई। एसओपीटी प्रारंभ 1993 में हुआ था भाई। 1993 में चालू किया था एसओपीटी प्रोग्राम। कब चालू किया गया था? 1993 में। एसओपीटी प्रोग्राम कब चालू किया था? 1993 में। याद रखो भाई, लिखो भाई अपनी कॉपी में, एसओपीटी प्रोग्राम 1993 में चालू किया था और पी मोस्ट भैया 1986 में चालू किया गया था। एसओपीटी कब चालू किया था? 1993 में। और ये इन सर्विस प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव एमएलएल, ठीक है, ठीक है। एमएलएल की फुल फॉर्म बताओ भाई। एमएलएल की फुल फॉर्म बिल्कुल भाई अपने मैंने बिल्कुल शुरुआत में कराया था भाई एमएलएल, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहली यूनिट है ये और उसमें कराया था। एमएलएल क्या होता है बताइए, ठीक है। एमएलएल आपने सभी ने भाई कमेंट करके बताना है कि एमएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। और एक एमडीजी की फुल फॉर्म बतानी है, एमएलएल की फुल फॉर्म बतानी है और एमडीजी की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था भाई? बुनियादी चीज़ों को प्रोवाइड करना। 1985 में आया था भाई। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग को बढ़ावा देना। टीचर ट्रेनिंग पर फॉर स्पेशल नीड्स, फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप भाई एनजीओ बनाएंगे। आरसीआई कब आया भाई? कमेंट 1992 में आया था शायद, 1992 में आया था आरसीआई एक्ट शायद, देख लेना एक बार। आगे देखेंगे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग नेशनल लेवल पर। एनसीईआरटी बनाया गया। NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NUEP के है नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर प्लानिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक और इंस्टीट्यूट है भाई जो भाई ट्रेनिंग के लिए ही है, CIEFL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज का, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, भाई इंग्लिश का और फॉरेन लैंग्वेज का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो किधर है? हैदराबाद में। इसे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जो कि हमारी कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में पड़ती है ये। आगे है भाई एक और इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो कि मैसूर में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, CIL कहाँ है? मैसूर में। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और भाषा प्रशिक्षण और शोध करता है भाई। CIL कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। बताइए प्यारे साथियों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है मैसूर में। ठीक है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। क्या आप याद रखोगे? बिल्कुल। आगे देखेंगे भाई, रीजनल इंस्टीट्यूट। भारत में NCERT द्वारा स्थापित यह संस्थान देश के विभिन्न जोन्स में स्थित है। टीचर एजुकेशन और करिकुलम डेवलपमेंट और एजुकेशन रिसर्च देते हैं। भाई रीजनल इंस्टीट्यूट, NCERT के कितने रीजनल इंस्टीट्यूट है भाई? रीजनल इंस्टीट्यूट पहले 4 थे, ये 5 हो गए हैं, ये 5 हो गए हैं। आपको भाई NIOS में 4 ही दिए गए हैं, पर मैंने ये चीज़ अपडेट कर दी है। ठीक है, देखो अपडेटेड नोट्स का यही फायदा है। ठीक है, अगर आप NIOS पढ़ के जाते हैं पेपर में पूछ लेता तो आप 4 लगाते, जो कि आपका गलत हो जाता। ठीक है, अब कितने होंगे? 4। एक तो अजमेर में है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ठीक है, ABBM, ठीक है, ABBMS कैसे? ABBMS। NCERT के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ABBMS। ए तय अजमेर, बी तय भोपाल, बी तय भुवनेश्वर, M तय मैसूर और शिलोंग में। ठीक है भाई, नॉर्थ का अपना मेरा इसमें है अजमेर में, और सेंटर का कितना? भोपाल में, ईस्टर्न का भुवनेश्वर में, साउथ का मैसूर में, और नॉर्थन ईस्टर्न का नॉर्थ ईस्ट का मेरे भाई शिलोंग में। ठीक है, अब ये 5 हो गए हैं, समझ गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो डाइट में होती है, BRC और CRC में। स्टेट लेवल की SCERT कराता है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कराता है। पुराने समय में राज्य स्तर का मुख्य शिक्षक संस्थान क्या हुआ करता? SI, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब यह SCERT में विलय हो गया भाई। ठीक है, आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। यहाँ BEd, MAd और रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं भाई। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन में BEd और MAd रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन में क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन में BEd, MAd एडवांस प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं भाई CTE क्या है। CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन। CTE की फुल फॉर्म है कॉलेज टीचर एजुकेशन। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करने वाले कॉलेज। ठीक है, कॉलेज टीचर एजुकेशन क्या है? जो भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करने वाले कॉलेजों को क्या कहा जाता है? CTE, कॉलेज टीचर एजुकेशन। SHAPE, स्पेशल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट, स्पेशल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, आसान आसान चीजें थी, आपको याद होगी होंगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। साइलेंट एस्पेक्ट कौन से हैं? ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। देखो कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे कि आपको ये बिल्कुल आसान है। एम्पावर टीचर, टीचर को एम्पावरमेंट करना। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क तैयार करना। ठीक है, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क तैयार करना टू लोकल नीड्स। ठीक है, कोर्स कंटेंट कैसा होना चाहिए? कोर्स कंटेंट भाई राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ह्यूमन राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए। सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कंटेंट में। एजुकेशन ऑफ CWSN की एजुकेशन को ध्यान में रख के कोर्स हमने डिजाइन करना चाहिए। ठीक है,
भाई ट्रेनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग भाई इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस है भाई। साथ साथ में अगर कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ये नहीं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। करिकुलम का बाहरी वातावरण के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक। और एक्शन रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर होना चाहिए। पाठ्यचर्या का संचालन कैसे होता है भाई? भाई पाठ्यचर्या के संचालन में 3 एस्पेक्ट होया करे, थ्योरी होया करे, पेडागोजी होया करे और प्रैक्टिकल होया करे, ठीक है। ठीक है, आइए बिल्कुल आसान है। थ्योरी में क्या होगा भाई? इंटरेक्टिव होगी भाई, इंटरेक्टिव होगी, पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यूज ऑफ सेमिनार और ट्यूटोरियल्स, मीडिया सपोर्ट होनी चाहिए। पेडागोजी में एनालिसिस ऑफ टीचिंग कंटेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, इवेल्युएशन, इवन टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग मेथड, ये सारे पेडागोजी के अंतर्गत आएंगे। प्रैक्टिसिज्म में थ्योरी को व्यवहार में लाने के लिए, ठीक है, स्कूल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए, एक्शन रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई अगली यूनिट देखते हैं भाई, सुविधा वंचित बालकों की शिक्षा। अगली यूनिट क्या है? सुविधा वंचित बालकों की शिक्षा। आर्टिकल 46 क्या कहता है? जनजातीय शैक्षिक और आर्थिक विकास का दायित्व राज्य का है। जनजातीय शैक्षिक और आर्थिक विकास का दायित्व किसका है? राज्य का है भाई, ठीक है। भाई ये अपने क्या है भाई मेरे भाई? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। आगे देखेंगे नाली काली। नाली काली क्या है? 1990 में कर्नाटक का बहुस्तरीय मॉडल है जिसमें अधिगम स्तर के आधार पर बैठाया जाता है, ठीक है। अधिगम स्तर के आधार पर बैठाया जाता है भाई। भाई देखो भाई, अधिगम बच्चों को अधिगम स्तर के आधार पर बैठाया जाता है, ठीक है। नाली काली कहाँ चला गया था? कर्नाटक में। नाली काली क्या कहाँ चला गया था? कर्नाटक में। याद रखेंगे, नाली काली कहाँ चला गया था? कर्नाटक में। कब चला गया था? 1990 में। 1990 में, ठीक है। नाली काली 1990 में। देखो नाली में क्या रहा? 9, और यहाँ पे भी क्या रहा? 9। नाली काली 1990 में। नाली काली 1990 में कर्नाटक का बहुस्तरीय मॉडल है। किसका भाई? कर्नाटक का बहुस्तरीय मॉडल कौन सा है? नाली काली, जिसमें अधिगम स्तर के आधार पर बैठा जाता है, बच्चों को अधिगम स्तर के आधार पर बैठा जाता है। नाली काली कब चला गया था? 1990 में। नाली काली कब चला गया था? 1990 में, ठीक है। आगे देखेंगे आश्रम के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए विज्ञान आश्रम, देखो आश्रमशालाएं चलाई गई थी ना जनजातीय लोगों के लिए, पीछे पड़ा था, ठीक है। विज्ञान एवं गणित शिक्षा सुधार हेतु चलाई गई थी विज्ञान एवं। 1993 में मध्य होमी जहांगीर बाबा केंद्र ने 3 जिलों में चलाया था भाई। भाई सबसे पहले देखो कौन सा भाई? आश्रमशालाएं कब चलाई गई थी? 1993 में। आश्रमशालाएं 1993 में। मैं एक बार पीछे ले जाके आपको दिखा भी देता हूं कि इससे पहले, ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, एक बार दिखाता हूं मैं आपको। देखो साथियों, देखो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि आश्रमशालाएं ये महाराष्ट्र में चलाए गए अभियान थे। आश्रमशालाएं जनजातीय विकास निदेशालय ने इस योजना को कार्यान्वित किया था। ये विद्यालय 1ली से लेकर 10वीं तक के थे। बेसिक आश्रमशाला होती थी 1ली से 4थी तक, और प्राबेसिक आश्रमशाला 4थी से लेके 10वीं तक। देखा पड़ा था ना? 1993 में चलाई गई थी। किसने? होमी बाबा ने चलाई गई थी, ठीक है, होमी बाबा द्वारा, ठीक है। 1993 के मध्य होमी जहांगीर बाबा केंद्र ने 3 जिलों में चलाई थी। कितने जिलों में चलाई थी? 3 केंद्र में आश्रमशालाएं। फोकस ऑन 3 थिंग्स, क्योंकि होमी जहांगीर बाबा भाई अपने विज्ञान से रिलेटेड थे और विज्ञान और गणित शिक्षा के सुधार हेतु आश्रमशालाएं चलाई गई थी। फोकस ऑन 3 थिंग पे फोकस किया था, कैपेसिटी बिल्डिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर और इंटरेक्शन पर। कैपेसिटी बिल्डिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर, इंटरेक्शन पर। कैपेसिटी बिल्डिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर और इंटरेक्शन पर। कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर ट्रेनिंग, इंटरेक्शन। आश्रमशालाएं का फोकस कितने चीजों पर था? 3 चीजों पर था। आश्रमशालाएं का फोकस 3 चीजों पर था, कैपेसिटी बिल्डिंग पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर, इंटरेक्शन पर। कैपेसिटी बिल्डिंग पर, टीचर ट्रेनिंग पर और इंटरेक्शन पर इनका फोकस था भाई, ठीक है। जीरो रिजेक्ट पॉलिसी लाई गई थी एसएससी के तहत, किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया 1995 में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटी थी। फिर आरडब्ल्यूपीडी एक्ट आया था जो कि अपना 2016 में 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था, ठीक है। एसएससी की हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी तो अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन दी गई थी और एजुकेशन गारंटी स्कीम ये हमने पढ़ी थी। एजुकेशन गारंटी स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। ये कहाँ चलाई गई थी? जहाँ 1 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है वहां चलाई गई थी। 5 से लेके 14 वर्ष तक की एज में 15 बच्चों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई गई थी बस्ती शाला हमने पढ़ी थी ना, जहाँ पे 15 बच्चों का पंजीकरण जरूरी था। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं भाई। ईडीओ सैटेलाइट भाई इसरो द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ईडीओ सैटेलाइट इसरो द्वारा
2004 में भेजा गया था भाई। भाई एजुकेशन खातिर एक सैटेलाइट में था एडीयू, इसरो द्वारा 2004 में भेजा गया था। एडीयू सैटेलाइट 2004 में भेजा गया था। मेरा जन्मदिन आज डेट ऑफ बर्थ वाले दिन भेजा गया था। आगे है OER, ऑपरेशन ओपन एजुकेशन रिसोर्स। क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन एजुकेशन रिसोर्स, OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। याद रखो, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। प्रोजेक्ट ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, क्या था? ये प्रोजेक्ट था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के ऊपर प्रोजेक्ट था। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्कूल रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स के लिए, साइंस एंड मैथ्स से रिलेटेड था। और साइंस एंड मैथ्स के लिए होमी जहांगीर बाबा ने आश्रमशाला चलाई थी, 3 जिलों में चलाई थी 1993 और 96 के मध्य में। शुरुआत देखो, होमी भाभा विज्ञान केंद्र जो टाटा इंस्टीट्यूट का नेशनल सेंटर है। ठीक है, एम था निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना मराठी भाषा में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। नेशनल NCPCR, NCPCR नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स 2007 में आया भाई, 2007 में आया। NCPCR 2007 में आया था। कानून के तहत द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 था। कौन से एक्ट के तहत आया था? कौन सा एक्ट था? 2005 का एक्ट था और आया था, स्थापना 2007 मतलब लागू हो गया था। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और यह सुनिश्चित करना कि भारत के सभी कानून, नीति, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बच्चों के लिए सुरक्षित में कार्य करे। कार्य क्षेत्र था जो 0 से 18 वर्ष के, जन्म से लेकर 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। स्ट्रक्चर क्या था इसका? एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 6 लोग इसी कमेटी में होते हैं और 2 वुमेन होनी चाहिए। 2 क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। 6 पर्सन होते हैं। ये सारी चीजें NIOS में नहीं है, ये सारी चीजें NIOS में नहीं है। ये हमने अपने पास से गूगल से सर्च करके चीजें बनाई हैं। ठीक है, NCPCR 2005 का एक्ट था, 2007 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए है भाई। ठीक है भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट भाई यूनिट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिल्कुल आपको कति ध्यान से सुनना है। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिनेरियोज इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इंटरनेशनल सिनेरियोज इन एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जमेटियन कॉन्फ्रेंस को, जो 1990 में आई थी। जमेटियन कॉन्फ्रेंस 1990 में। जमेटियन कॉन्फ्रेंस कब आई थी? 1990 में आई थी। ठीक है, जमेटियन कॉन्फ्रेंस कब आई थी मेरे प्यारे साथियों? बताइए। ये आई थी भाई हमारी 1990 में। जोमेटियन कॉन्फ्रेंस 1990, याद करो। ठीक है, यह सम्मेलन थाईलैंड के जोमेटियन शहर में मार्च 1990 में हुआ था भाई। इसका आयोजन यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, वर्ल्ड बैंक ने मिलकर किया था। ठीक है, यह सम्मेलन थाईलैंड में जोमेटियन शहर में हुआ था भाई, और इसका सम्मेलन यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, वर्ल्ड बैंक ने मिलकर किया था और UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ था। विषय था EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। विषय क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल इसका उद्देश्य था। क्या था प्यारे साथियों? एजुकेशन फॉर ऑल इसका उद्देश्य था। 155 कंट्री और 150 ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, मेजर थ्रस्ट क्या थे भाई जोमेटियन के? क्या क्या बातें थी इसमें की गई थी? मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स, भाई बेसिक लर्निंग नीड्स देनी। शेपिंग द विजन, यूनिवर्सलाइजेशन, एक्सेस करना एजुकेशन का, फोकस करना लर्निंग पर। ठीक है, ब्रॉडिंग मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को पहुंचाना। इनहेंस करना एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग को, और भाई पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करना। ठीक है, ठीक है। A9 कंट्री पर प्रभाव डाला, मतलब कि आई जिनमें हाई पॉपुलेशन रेट हो भाई, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, A9 कंट्रीज को शामिल किया गया था। जोमेटियन कॉन्फ्रेंस में कौन सी कंट्रीज को शामिल किया गया था भाई? A9 कंट्रीज को शामिल किया गया था। A9 कंट्रीज को शामिल किया गया था। ठीक है, कि कब किया था? उन A9 कंट्री को शामिल किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे भाई भारत में ये कब हुई थी? 1993 में भारत में, या
हेल्ड हुई थी कॉन्फ्रेंस E9 कंट्रीज की इन 1993। द कॉन्फ्रेंस ऑफ E9 कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली में 1993 में हुई थी। ठीक है, समझ में आई भाई, याद कर लेना है। 1990 में भाई जोमेटियन शहर में हुई थी, थाईलैंड के जोमेटियन शहर में, यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, UNDP द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने मिलकर यह की थी भाई। ठीक है भाई, E9 कंट्रीज को शामिल किया गया था जित हाई पॉपुलेशन रेट है। बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान। ठीक है, ये कंट्री थी। ठीक है, आगे देखेंगे E9 देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन 1993 में इंडिया में होता। 1993 में इंडिया में होता। ठीक है भाई, ठीक है। 1990 में नल्ली काली प्रोजेक्ट चल रहा था, आपने बेरा होगा। 1990 में जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1993 में न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, E9 कंट्री का। 1993 में यूपी में बेसिक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें भाई 1993 में हुई थी, आपको इन चीजों को याद रखना है। 2000 तक 80% टारगेट करने का इसका अचीव वो रखा था भाई, मतलब इतना अचीवमेंट करना है। उसके बाद भाई देखो भाई, आप पढ़ेंगे बहुत गजब तरीके से कि रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी इन यूईई। इंटरनेशनल एजेंसी का क्या रोल है। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है लंदन सम्मेलन के तहत। ठीक है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की तो भाई पेरिस में हेडक्वार्टर है। आगे क्या है, शिक्षा के माध्यम से शांति और समझ बढ़ाना, आर्थिक विकास और शांति के लिए शिक्षा। ठीक है, विकासशील देशों को सामग्री व मानव संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण आदि में मदद करना। ठीक है भाई, EFA क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल जोमेटियन सम्मेलन का प्रमुख प्रायोजक रहा था। 3 प्रमुख दस्तावेज तैयार किए, प्लान ऑफ एक्शन, गाइडिंग फॉर नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन, गाइडिंग करना नेशनल प्लान ऑफ एक्शन को, और डेवलपमेंट पार्टनर कोऑपरेशन। ठीक है, 3 दस्तावेज EFA के तहत 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। EFA के तहत 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कौन कौन से, प्लान ऑफ एक्शन, गाइडिंग ऑफ प्लान, नेशनल एक्शन प्लान्स, और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, 5 कोर एरियाज कौन कौन से हैं, 5 कोर एरियाज देख लीजिए। EFA के 5 कोर एरियाज देख लीजिए। सभी कार्यक्रम में EFA को शामिल करना। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज की में अपेक्षित वर्ग को शामिल करना, सभी कार्यक्रम में EFA को शामिल करना, एजुकेशन पॉलिसीज को अपेक्षित वर्ग को शामिल करना। कैपेसिटी बिल्डिंग और देशों के बीच अनुभव साझा करना। कैपेसिटी बिल्डिंग और देशों के बीच अनुभव साझा करना, संसाधनों का कुशल उपयोग और निवेश बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर EFA को बनाए रखना। वैश्विक स्तर पर EFA को बनाए रखना हो जाएगा याद। आप पढ़ेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ देखो, यूनेस्को के बाद 1 साल बाद यूनिसेफ की स्थापना 1940 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। भाई देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यूनिसेफ की। ठीक है, वैश्विक उपस्थिति 190 से ज्यादा देश अभी इसके भागीदार हैं। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर कहते हैं न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख कार्य क्या भाई, इसके प्रमुख कार्य हैं स्वास्थ्य पोषण बनाए रखना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, जेंडर इक्वलिटी पर बल देना, वंचित व पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कार्य करना। ठीक है, 1940 में इसकी वो हुई थी, स्थापना हुई थी यूनेस्को के 1 साल बाद। महत्वपूर्ण योगदान, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स और एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। देखो प्यारे साथियों, भाई हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो मीना मंच, मैंने पहले भी जिक्र हुआ इसका, मीना मंच, युवा मंच, मीना मंच, युवा मंच और स्कूल वॉच प्रोग्राम। भाई मेरे प्यारे साथियों, भाई यह चीज़ NIOS में नहीं है, मैं अपने पास से लेकर आया हूँ और महत्वपूर्ण है इसलिए लेके आया हूँ। ठीक है, मीना मंच, युवा मंच और प्रोग्राम ठीक है, मीना मंच क्या था, मीना कार्टून जो जिज्ञासु एवं साहसी लड़की थी 1990 में आया था भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या था, लड़कियों की शिक्षा, मीना एक कार्टून थी। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा, समानता और अधिकारों की जागरूकता फैलाना। प्राथमिक तथा उच्च विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद युवा मंच। युवा मंच क्या था भाई, नेतृत्व और कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर काम करने का अवसर देता है। 10 से लेकर जो 19 साल के जो लड़के लड़कियां ना, उनके लिए किशोरावस्था से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना। युवा मंच में क्या है, जो 10 से लेकर 19 साल तक के लड़के लड़कियां ना, उनकी किशोरावस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करना, युवा मंच। भाई स्कूल वास प्रोग्राम क्या है भाई, टॉयलेट और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज के लिए। वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। किसके तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी हुई थी। अरे भाई वर्ल्ड बैंक का वो की तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है भाई। ठीक है। सदस्य है 189 कंट्री। एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को समर्थन देना। प्रमुख योगदान क्या है? एक्सेस एंड इक्विटी, लर्निंग आउटकम पर बल देना, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम करता है और ड्रॉप आउट को कम करना इसके प्रमुख लक्ष्य थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई DFID। DFID क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। DFT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्या है? डेवलपमेंट। भाई ये यूएस गवर्नमेंट यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। स्पोर्टिंग कंट्री टॉप रिच एमडीजी। भाई एमडीजी को मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे, जो 8 गोल्स थे, 18 मात्रात्मक लक्ष्यों को बांटा था, 48 सूची संकेत थे। बिल्कुल पहले ही पढ़ाया था, है ना। भाई 2015 तक इसका टारगेट था कलेक्ट ट्रस्ट फंड। ठीक है भाई, ट्रस्ट फंड को कलेक्ट करना। ठीक है। भारत में गरीब राज्य जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी को सहायता देना। भारत में जैसे गरीब राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी को सहायता देना। सीडा, आपने मेरा सीडा के तहत बहुत सारे शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है। 1900 कैसे में चलाया गया था भाई शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट? 1987 हमें गलत लिख दिया। ठीक है। हेल्पिंग द टेक्नोलॉजी एंड मनी। 1964 में भारत को में सहयोग दिया था भाई ने। 1964 में पहले में शिक्षाकर्मी वो प्रोजेक्ट चलाया था, लोकजम इस प्रोग्राम चलाया था भाई। आगे चलेंगे वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम को पढ़ेंगे भाई। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, डार्कर सेंगल कॉन्फ्रेंस जिसे बोला जाता है। ठीक है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, ठीक है, इसे डार्कर सेंगल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। 2000 में ठीक है, स्थान की था डाकर सेनेगल में थी। वर्ल्ड एजुकेशन वो फोरम कहाँ की स्थापना कहाँ हुई थी? डाकर सेनेगल में। भागीदारी 155 कंट्री EFA के गोल्स को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है भाई, ये कब बनी थी? डेट याद रखना है कि वर्ल्ड एजुकेशन फोरम बनी थी 2000 में। ठीक है, 2000 में बनी थी वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। कब बनी थी? 2000 में, डाकर सेनेगल में। 4 पिलर कौन से हैं? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। भाई ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। कौन कौन से? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू नो का मतलब ज्ञान अर्जित करना। लर्निंग टू डू, कार्य करना सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग टू बी, व्यक्तित्व विकास करना। लर्निंग टू बी, व्यक्तित्व विकास करना। लर्निंग टू डी, कार्य करना सीखना। लर्निंग टू नो, ज्ञान अर्जित करना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलजुल कर जीवन जीना सीखना। ठीक है। EFA गोल कौन से थे? एजुकेशन फॉर ऑल गोल्स कौन से थे? ये बिल्कुल आसान से है। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का विस्तार करना। 2015 तक सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि मिलियन डेवलपमेंट गोल्स को भी लागू करना। ठीक है। आगे देखेंगे जीवन कौशल व अधिगम अवसरों तक समान पहुंच। 2015 तक वह साक्षरता 50% करनी। 2015 तक कितनी करनी? 50% करनी। लैंगिक असमानता का उन्मूलन करना। लैंगिक असमानता का उन्मूलन करना। शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करना। ठीक है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, जो कि डार्कर सेनेगल में, इनके एम क्या थे? मॉनिटर, इवेलुएट EFA के गोल्स को क्या करना भाई? मॉनिटर करना। यूज ICT, गोल्स को अचीव करने के लिए ICT का यूज करना। जेंडर इक्वलिटीज को बढ़ाना। इंप्रूव स्टेटस, मोरल एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर। भाई प्रोफेशनलिज्म मतलब टीचर्स के स्टेटस को इंप्रूव करना। ठीक है। आगे भाई लॉन्च एजुकेशन प्रोग्राम्स अगेंस्ट, भाई HIV एड्स के खिलाफ एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करना। ठीक है। फुलफिल एजुकेशन नीड्स कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। भाई जो भी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, बाय डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है और इनस्टेबिलिटी है, उसमें एजुकेशन नीड को फुलफिल करना। स्ट्रेंथन नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट फॉर एजुकेशन। स्ट्रेंथन करना नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन को। समझ में आई भाई? आई। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, हमने पूरा का पूरा 501 ब्लॉक खत्म कर दिया है। कंप्लीट हो चुका है भाई, बिल्कुल कंप्लीट हमने कर दिया प्यारे साथियों। बिल्कुल कुछ भी नहीं छूट रहा है, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज कवर कर दिया है। और मेरे प्यारे साथियों, इस मेहनत के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगता हूं। सब्सक्राइब कर दो और भाई लाइक कर दो वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो आपको, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। ठीक है। अब मैं बता देता हूं भाई, ये हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई? देखो भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, बार बार नहीं कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ ज्वाइन करो। तो ये ऐसा चैनल खुल के आएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी है,
ठीक है, ऐसा चैनल खुल के आएगा और भाई आप इसमें ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे लिख देना DSSB-PRT नोट्स, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा। और भाई फिलहाल नोट्स 400 रुपये के हैं, अगर आप 1 तारीख के बाद लोगे तो 600 रुपये हो जाएंगे। जवाब बागी भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है।